चलो एक कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने एक मूवी देखी थी, शायद आरुषि नाम था उसका। तो उसमें एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि होता है। तो उसको क्या हो जाता है ना, HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है। और उस बीमारी की वजह से क्या है कि उसके घर वाले उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एंड में जब हमारे लोगों के सामने सस्पेंस खुलता है कि आखिर उसको ये बीमारी लगी कैसे थी ना, तो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या भाई हमको भी इतनी सेफ्टी देनी चाहिए, क्योंकि बीमारी तो कैसे भी लग सकती है। घर वालों को लगता है उसने गलत किया, लेकिन एक्चुअल में उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता है। देखा जाए आज की वीडियो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। भाई रियल लाइफ में हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर हम इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इनसे बचेंगे नहीं ना, तो ये बीमारी लगने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, सुननी है और समझनी है कि आखिर हम इनसे कैसे बच सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 5 के बारे में, और इसी के साथ हमारा पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसको एज अ लास्ट सब्जेक्ट देख रहे होंगे, तो भाई अब आपकी हमारे साथ जर्नी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम जो है आपको 3rd सेमेस्टर में मिलेंगे। बाकी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा भाई जरूर बताना। ऐसा तो नहीं है कि भाई भूल जाओगे केवल फार्मा कौन था कैसा था, आपने तो कुछ भी हेल्प नहीं की। बाकी जैसे ही हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके जो PDF नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, पक्का अपलोड कर दिए जाएंगे। आप जाके देखोगे आज शाम तक ही आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। बाकी इससे पहले जो हमारी यूनिट 4, 3rd, 2nd यानी कि सारा ही कवर है हमारा, तो वो सब आपको क्या है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर बात करें क्या क्या टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एड्स के बारे में। अब एड्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घातक बीमारी है, और कैसे हो जाती है उसको समझना और उससे बचना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी एड्स जो है वो STD डिसीज के अंदर आती हैं, तो ये क्या होती है इनके बारे में पहले थोड़ी सी बात करेंगे, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा पैथोफिजियोलॉजी वाला 10 या फिर 15 मार्क्स में आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कवर करेंगे। फिर हमारा आता है राइटर डिटेल्स नोट ऑन ट्यूबरक्लोसिस, तो इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। देन हमारा UTI वाला क्वेश्चन आता है, इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। और इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो शॉर्ट में बनते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, लेप्रोसी, साइफिलिस, तो इन सब के हम एक एक करके कवर करेंगे। तो लास्ट में यही है कि आपका सारा का सारा टॉपिक एक वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लेंथी, तो इसके टाइम स्टैम्प हम बना के डाल देंगे, बाकी आप लोग चाहो तो आप भी डाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं STD के बारे में, जिसका नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। बाकी आपको सब कैसा लग रहा है आप एक बार जरूर हम लोग को बताएं। चलिए तो अब देखो सिंपली अगर हम बात करें STD डिसीज एक्चुअल में क्या होती है, तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब इसको ना मैं बिल्कुल ही देसी अंदाज में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा लगेगा या थोड़ा सा मैनेज कर लो, बस आपको समझ आ जाना चाहिए। तो मान लो कि अब अगर कोई है कि ये 2 बंदों के बीच में बिल्ली होता है, तो मान लो कोई एक पर्सन है और इसको ना ये कोई सा मतलब वायरस या फिर बैक्टीरिया लग गया जो हार्मफुल है, जैसे मान लो HIV लग गया, तो HIV मान लो कि इस वाले बंदे को यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये बंदा किसी दूसरे बंदे के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट मतलब केवल ये नहीं है कि हाथ पर लगाए वो, जैसे मान लो ये अगर एक दूसरे के साथ फिजिकली होते हैं, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस केस में आपको बताया कि यहाँ पे या तो सीमन या स्पर्म या वेजाइना का कोई पार्ट क्या होता है, एक बंदे से दूसरे में शेयर हो जाता है, ठीक है। या फिर जो म्यूकस वगैरह वाला पार्ट है वो थोड़ा सा शेयर हो सकता है अंदर वाला, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ब्लड शेयर हो गया, ब्लड कैसे भी शेयर हो गया, तो अगर ब्लड, सीमन या कुछ और अंदर का पार्ट अगर कुछ शेयर हो जाता है इस इन्फेक्टेड पर्सन से, इस नॉर्मल वाले में, तो ये बंदा भी क्या है, इन्फेक्टेड हो जाता है, इसमें भी क्या है, HIV या फिर एड्स का वायरस आ जाता है। तो ये बीमारी एक्चुअल में कैसे फैल रही है, ये बीमारी मोस्टली हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैल रही है, कि एक पर्सन दूसरे के साथ जब कुछ करता है तो उस टाइम पर ये बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो इसीलिए जो ऐसी बीमारी है जो हमारी मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती हैं, उन्हीं बीमारी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यानी कि जब ये इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये ट्रांसमिट हो जाती हैं एक बंदे से दूसरे में, तो इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो आई होप आपको ये नॉर्मल फंडा समझ आ गया होगा कि ये कौन सी बीमारी है और कैसे फैल जाती हैं। इसके अलावा ये कैसे कैसे, तो एक वेजाइनल आपको पता है कि ये फीमेल के अंदर होता है, और एनल ये मतलब यहाँ पे पीछे वाला पार्ट होता है, और ओरल जो मुंह वाला पार्ट है। तो इन सबसे अगर कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह ज़्यादा करते हैं एक बंदा दूसरे से, तब क्या होता है कि जो वायरस यहाँ पे जो वायरस था हमारा HIV वाला, या कोई बैक्टीरिया हो गया या कोई और पैरासाइट वगैरह कुछ होता है, तो वो क्या होता है इस बंदे से उस दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, और इसी वजह से ये बीमारी क्या होती है, स्प्रेड होती है। और ये बहुत आज के ज़माने में ना ये बहुत बड़ी बीमारी
बन चुकी है और ये समझ लो मिलियंस ऑफ लोग रोज के रोज लाखों लोग जो है इसमें बीमारी में बढ़ते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत ही खतरनाक घातक बीमारी होती जा रही है। बाकी इसके एग्जाम्पल और तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका HIV और एड्स होता है। उसके अलावा साइफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया। तो ये कुछ और बीमारी हैं जो हमारी इसी की वजह से फैल जाती हैं। बाकी कुछ नॉर्मल बीमारी भी है जो और रीज़न से भी फैलती हैं, लेकिन उनके पीछे एक ये भी रीज़न है, यानी कि ये इसकी वजह से भी फैल सकती है हमारी। ठीक है, बाकी ये हमारा कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना है, एक तो रेगुलरली अपने आप को चेकअप कराते रहो। अगर आप इस कोर्स में रहते हो, ये सब चीज़ें आप अगर के साथ कर रहे हो, आप किसी का रिलेशनशिप में हो, तो आपको क्या करना है कि पहले से आप चेकअप वगैरह करा के रखो और एक बार वही करा लो। अगर आपने कभी कुछ इधर उधर किया हो तो एक बार चेक करा लो, जिससे क्या है कि आपका जो नया पार्टनर कभी आने वाला है, आपकी कभी शादी वगैरह होने वाली है, तो वो आपकी वाइफ को और आपके बच्चों वगैरह में कभी ये बीमारी ना जाए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप लोग पहले ही अपना टेस्ट वगैरह करा के रखो रेगुलरली। सारा कुछ नहीं होता है कि HIV किट आती है, किसी भी पैथोलॉजी में जाओ, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी पैथोलॉजी में जाओ, डायरेक्टली बोलो भाई HIV टेस्ट कराना है, कि किसी बस ऐसे रेगुलर पर्पज के लिए कराना है, आप वहाँ जाओ करा दो, आराम से 1000 के नीचे ही आपका हो जाएगा और बस शूट हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इससे आप इसको प्रिवेंट करने से और अपनी फैमिली वगैरह सबको जो है बचा सकते हो। बाकी जब भी आप कभी भी कोई ऐसा इंटरकोर्स करते हो तो सेफ सेक्स बहुत जरूरी है। कॉन्डोम वगैरह का यूज करके आपको अपने आप को प्रिवेंट रखना है। वो थोड़े देर के मजे के लिए, थोड़ा देर आपको लगता है नहीं ऐसे ही होगा, लेकिन उसके चक्कर में जिंदगी भर लाइफ खराब हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लीज सेफ सेक्स का यूज करें, कॉन्डोम वगैरह का यूज करें, उसके बिना आप ना करें। सॉरी इतना डीप जाना पड़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये बीमारी यहाँ देखो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू WHO क्या है कि मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल एक्वायर्ड STD एवरी डे। यानी कि जो पूरी STD सिर्फ HIV नहीं, ये पूरी STD डिसीज है वो लाखों लोगों को डेली हो रही है और ये डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बीमारी बहुत बढ़ रही है और ये अवेयरनेस की वजह से है। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मतलब प्रेगनेंसी से बचने के लिए समझते हैं कॉन्डोम को, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भाई आपको बीमारियों से भी बचाता है। तो कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय भाई इसके बिना ना करे और बिल्कुल भी मंजूरी ना हो, चाहे रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि अगर बीमारी लग गई तो ऑटोमेटिक खुद ही खत्म हो जाएंगे, तो रिश्ता क्या करेगा। तो इसलिए इसको बचा के रखे भाई, सेव करके। ठीक है, बाकी जो मेजॉरिटी इन्फेक्शन है ना वो यंग पीपल्स में ही हो रही है, जो लगभग 25 के एज ग्रुप में, उसके आस पड़ोस में, उसके थोड़े ऊपर नीचे आते हैं, उन्हीं लोगों में ज़्यादा फैल रही है। तो आप समझ सकते हो क्या कैसे चल रहा होगा ये। तो सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा या गलत ज़्यादा बोला हो, पर समझ लो कि जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो अगर नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आता है और उसमें अगर उसका ब्लड शेयर हो जाता है, सीमन वगैरह शेयर हो जाता है, स्पर्म शेयर हो जाते हैं, या कोई लेडीज़ का कोई वेजाइनल पार्ट शेयर हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, ये बीमारी इन्फेक्टेड से नॉर्मल में लग जाती है और वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। बाकी जैसे सैलाइवा म्यूकस है तो ये फैलाते नहीं है बीमारी को, लेकिन अगर बाई चांस क्या हो जाता है कि सैलाइवा या म्यूकस में कोई ब्लड का पार्टिकल साथ में आ जाता है, कई बार होता है इधर उधर कैसे भी, कहीं कटवट कुछ भी हो, तो अगर ब्लड कहीं से पार्ट आ जाता है तो ये बीमारी होने के बहुत चांस रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अगर आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी बताई थी कि जो आरुषि लड़की थी उसको ये हो जाता है, उसको एक्चुअल में कैसे होता है, मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि वो नारियल पानी पीने जाती है और वो नारियल बेचने वाला होता है ना, वो नारियल को अपनी चाकू से काटता है, तो उस टाइम उसकी हल्की सी उंगली यहाँ से कट जाती है और उस कटने की वजह से क्या है, उसका जो ब्लड की बूंद है वो उसमें चली जाती है नारियल पानी में अंदर, और उसको कोई ध्यान तो देता नहीं है। तो वो लड़की उस पूरे नारियल पानी को जब पी लेती है ना, तो वो ब्लड की बूंद उसके पेट में चली जाती है अंदर, और वो ब्लड क्या होता है आपको पता है, ब्लड से तो बहुत जल्दी फैलता है। तो वो ब्लड से क्या होगा कि उसको भी वो HIV वायरस क्या होता है, हो जाता है, और इसी वजह से उस लड़की को हो जाता है। तो लोगों को लगता है जरूरी नहीं है कि हमेशा इन्हीं STD डिसीज से ही होता है, कई बार ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है। तो आपको ये भी प्रिवेंट करना है, कोई भी ऐसी निडल्स आपको रीयूज नहीं करनी है, किसी का भी ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ब्लड वगैरह सब। तो आपको सेफ्टी भाई जितना ज़्यादा अपने आप को प्रिवेंट कर सकोगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। बाकी प्राइमरी कॉज तो यही रखो कि आपको STD है और उससे बच के आपको रहना पड़ेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपनी पहली डिसीज़ एड्स के बारे में, और ये एड्स जो है वो हमारी मेन डिसीज़ होती है STD डिसीज़ की, तो इसीलिए STD के बारे में इतना समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो देखो जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो एक्वायर्ड का मतलब होता है अडप्ट कर लेना, यानी कि हमने किसी बंदे को ले लिया है। तो जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, तो एड्स क्या होता है एक्चुअल में कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई सा HIV वायरस आ जाता है, मान लो क्या हो गया, इस HIV वायरस यहाँ पे आ गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस HIV वायरस को अडॉप्ट कर लेती है, यानी कि अपने अंदर ले लेती है। और जब HIV वायरस बॉडी में आ जाता है तो बॉडी का उस टाइम क्या होता है, बॉडी का जो खुद का इम्यून सिस्टम है ना, जैसे इम्यून सिस्टम आपको बताया हमारा क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी पूरी बॉडी को बाहर की चीजों से बचा के रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही HIV वायरस आ गया उसको अडॉप्ट कर लिया,
उसको अंदर ले लिया, वो हमारे ब्लड में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देगा, यानी कि डिक्रीज कर देगा। और यही नाम है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि जब इम्यून सिस्टम हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अब वायरस तो अटैक कर रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या इम्यून सिस्टम की जरूरत है, लेकिन इम्यून सिस्टम क्या हो गया, कम हो गया, तो इम्यून सिस्टम की क्या हो गई, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई। तो एक्चुअल में इस पूरे का मतलब क्या है एड्स का, कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जैसे HIV वायरस आता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसी वजह से इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि हमारी बॉडी में जब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसी केस की बीमारी को हम एड्स बोलते हैं। और ये मेनली क्या है, ये एक हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो इस तरह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह से फैलती है सबसे ज़्यादा। बाकी ब्लड वगैरह से फैलने के चांस तो रहते ही रहते हैं। बाकी इसको सबसे पहले 1981 में रिकॉग्नाइज किया गया था, और उसके बाद कितने सारे कैंपेन चलाए गए थे। आपके फार्मेसी कॉलेज में भी एड्स को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ चलती होंगी, सेफ सेक्स वगैरह, कॉन्डम का यूज़ करें, बहुत सारी चीज़ें आपके में भी चलती होंगी। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक हमारी क्रॉनिक है। क्रॉनिक मतलब क्या है, जो लंबे टाइम तक रहती है और लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर ये हो जाती है तो भाई बहुत ही ऐसा नहीं कि बंदा तो मर जाता है, लेकिन भाई वो एक तरह से बंद जाता है, उसको बच के रहना पड़ता है, और धीरे धीरे बॉडी जो है गलती रहती है और मरना शुरू हो जाता है। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि जिसमें मौत होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे बचना ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ऐसा नहीं है अगर किसी को हो जाए तो इलाज नहीं है, इसका इलाज है नॉर्मल। आप अगर ट्रीटमेंट अच्छे से कराते हो तो आप जितना चाहो उतना जिंदा रह सकते हो, मरोगे नहीं, लेकिन वही है एक बंदिश में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस है। तो आप फिर ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करना जिससे किसी और को हो जाए, तो एक सेफ्टी में फिर आपको रहना पड़ेगा, लेकिन मरते नहीं, आप जिंदा रह सकते हो दवाइयों के बेस पे, ठीक है। तो ये है इसका पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी जो एड्स होता है वो जैसे HIV इन्फेक्शन है, जब बॉडी में आता है तो आके धीरे धीरे सब स्टेजों में कन्वर्ट होता है। तो जो एड्स है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस स्टेज है, यानी कि अगर एक बार एड्स हो गया तो फिर समझ लो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक तरह से डाउन हो जाएगा और बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बॉडी में ढेर सारे इन्फेक्शन और कैंसर होने के चांस होते हैं। अब देखो जो एड्स है ना वो हमारा सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया है, यानी कि लगभग 3-3.5 पेज में आपको अच्छे से इसकी एक एक बात मिलने वाली है। तो इसको ध्यान से देख लो, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे शॉर्ट और सिंपल ही आपको मिलने वाले हैं। तो जो HIV इन्फेक्शन है हमारा, उसके बारे में बात करें तो बेसिकली ये 3-4 स्टेप में होता है। हमने यहाँ 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 ये बेसिकली क्या है कि सबसे पहले होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब जो हमारा वायरस है वो हमारी बॉडी में घुस जाता है और उसको लगभग जो है 1 हफ्ता हो चुका होता है, तो उस टाइम हल्का फुल्का जैसे फ्लू लाइक इलनेस आ गया थोड़ी बहुत, तो यही बुखार वगैरह यही चीज़ें थोड़ी बहुत बीमारी होती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर सेकंड होता है क्रॉनिक असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। इसमें क्या है कि वायरस आ चुका है लेकिन हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन वो हमारी बॉडी में फिर भी कोई कॉज नहीं कर रहा है, यानी कि लगभग 8 से 10 साल तक मान लो हमारे में कोई सिम्टम वगैरह नहीं है, हमको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये क्या है बट कैन स्टिल ट्रांसमिट वायरस टू अदर, लेकिन ये क्या है बाद में फैल सकता है बॉडी में और ट्रांसफर हो सकता है। फिर आता है सिम्टोमेटिक वाली कंडीशन, यानी कि अब हमारी बॉडी में धीरे धीरे सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, जैसे फीवर हो गया, फैटिक हो गया, वेट लॉस हो गया। और लास्ट में जो एडवांस स्टेज होती है वो होती है एड्स वाली, यानी कि जब एड्स हो जाता है तो यह सबसे मोस्ट एडवांस स्टेज है। और इसके बाद क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है, आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो अगर आपको लास्ट तक भी पता नहीं लगता है, आप लोग कभी चेकअप वगैरह नहीं करवाया है, तो ये बीमारी फिर और ज़्यादा घातक हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी रेगुलर चेकअप वगैरह आप करा सकते हो अगर आप कभी इन चीज़ों में रहे हो तो। अब इसकी बात करें एटियोलॉजी, यानी कि कैसे आखिर ये बीमारी हो सकती है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है HIV, यानी कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसी की वजह से ये ऐसा वायरस है जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। बाकी ये एक हमारा रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है जो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम पे जाके अटैक करता है। बाकी ये वायरस की वजह से होता है और इसके ट्रांसमिशन की वजह से होता है, यानी कि आप किसी के कॉन्टैक्ट में आते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड इधर उधर हो गया, या अगर किसी पेरेंट्स को होगा तो बच्चे में होने के चांस भी होते हैं, मदर टू चाइल्ड भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर जैसे पेरेंट्स के थ्रू आ जाता है, जीन्स वगैरह आ गए कुछ, या आपका इम्यूनिटी अगर डाउन है बहुत ज़्यादा, या आपके जो CD4 सेल्स है ना, ये इम्यूनिटी के लिम्फोसाइट्स वाले सेल हैं जो हमको प्रिवेंट करके रखते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में ये सेल्स कम हो जाते हैं तब भी हमको जो है HIV होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रिवेंट करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इन वायरस से बचाएगा। लेकिन ये अगर ऑटोमेटिक कम हो गए तो हमें कोई सा भी वायरस जो है बीमारी वगैरह कर सकता है। तो ये हमारा लगभग 200 सेल्स पर mm² से अगर कम हो जाते हैं तो हमारे लिए डाउन हो जाते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा वही है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अगर आप इसी रिलेशन में हो और आप अनप्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हो, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर आप 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा बंदों के साथ कर रहे हो तब ये दिक्कत हो सकती है। कॉन्टामिनेटेड निडल्स या फिर सिरिंज, अगर आपने कोई ऐसी निडल्स या सिरिंज यूज़ कर ली जो अगर किसी बंदे को लगी होगी तो आपको पता है उसमें ब्लड के ट्रेसेस, ब्लड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो अगर किसी के ब्लड में या किसी को अगर HIV हुआ तो आपको होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें, हमेशा नई सिरिंज जो ऐसे पैकेट से फाड़ते हैं ना उसका यूज़ आपको करना है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब किसी में ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड कहते हैं ना भाई इसको ब्लड की जरूरत
होता है ए पॉजिटिव हो, तो केवल देने से काम नहीं चलता, उस ब्लड को पहले प्रॉपर चेक कराएं कि उस ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने ब्लड किसी में ट्रांसफ्यूज किया, किसी को ब्लड चढ़ाया और अगर आपको बीमारी हुई तो वो ब्लड तो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड को चेक वगैरह कराना जरूरी है। बाकी जो मिथ है कि अगर किसी को हो जाए तो उसको बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कैजुअल कॉन्टैक्ट है, जैसे हग कर रहे हो आप लोग, शेक हैंड कर रहे हो, खाना पीना थोड़ा शेयर कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी जो एयर और वाटर है, जैसे हवा में जैसे हमारा वो होता है ना टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, ये हवा से फैल सकते हैं, लेकिन ये हमारा एयर से या फिर पानी से नहीं फैलता है। ये हमारा मेनली इन कॉन्टैक्ट से फैलेगा, या फिर आपने कुछ मतलब माउथ टू माउथ ड्रॉपलेट पूरा ही ट्रांसफर कर रहे हो, या कुछ आप सेक्स वगैरह कर रहे हो, तो उस टाइम फैलने के चांस रहते हैं। बाकी कीड़े वगैरह काटने से भी नहीं फैलेगा। बाकी जो सलाइवा होता है, स्वेट या फिर टेयर्स होते हैं, इसमें नहीं फैलता अनलेस तब तक जब तक ब्लड नहीं है, तो इस रिस्क को नहीं लेना है, यही आपके लिए ठीक रहेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम HIV वायरस के बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तब आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो जो HIV का वायरस है आपको इस तरह दिख रहा होगा, तो एक हमारे ये एनवेलप्ड RNA वायरस होता है, और इसमें ये 2 RNA के स्ट्रैंड होते हैं और बीच में रिवर्स ट्रांसफर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और बाकी ये सब हमारे ग्लाइकोप्रोटीन के पूरे, ये हमारा पूरा एनवेलप आपको दिख रहा होगा, और इसके ऊपर का ये पार्ट है G120 एनवेलप। तो ये सब मैंने इसलिए लिख दिया, आपको जरूरत पड़े जैसे कभी लॉन्ग में आता है तो आप देख लेना, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन क्या है कि एक तो ये हमारा 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA के होते हैं जो जहाँ दिखने होंगे। बाकी ये 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक होता है HIV1, एक होता है HIV2। जो HIV1 है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, वायरस का फॉर्म है, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड में मेजोरिटी में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, और ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। लेकिन जो HIV2 है वो थोड़ा सा कम डेंजरस होता है और कम सीवियर होता है HIV1 से, और ये मोस्टली हमारे वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका या फिर यूरोप या फिर इंडिया में पाया जाता है। यानी कि अपने इंडिया में मोस्टली HIV2 पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि ये तो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, लेकिन अपने में मोस्टली HIV2 पाया जाता है, जो थोड़ा सा कम डेंजरस होता है। HIV1 तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। बाकी अब इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जैसे फीवर, फैटिक, वेट लॉस, मसल्स एक, जॉइंट पेन, ये सब बीमारी हो सकती है। नाइट स्वेट, ये सब मैंने पहले ही बता दिया। आपको बुखार आ सकता है, थकावट रहेगी, आपका वजन कम होगा धीरे धीरे, मसल्स में पेन वगैरह और बहुत अकड़न वगैरह रहेगी, जॉइंट पेन हो सकता है, आपको रात में पसीना आएगा, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कफिंग, खांसना हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा सांस का सौड़ा हो जाना, ठीक है। बाकी और ये कुछ है, जैसे हमारा ये हो गया, ये सब आपको यहाँ कॉम्प्लिकेशन में पता चलेगा। अब देखो, वैसे कॉम्प्लिकेशन में हमेशा कम करा था, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि कॉम्प्लिकेशन हमारा अलग से क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको अच्छे से कराए हैं। तो जो HIV वायरस है उसका सबसे मोस्ट एडवांस स्टेज हमारी होती है एड्स। तो कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ा ये है कि अगर HIV आ जाता है तो वो एड्स कॉज कर सकता है। बाकी अगर एड्स हो जाता है तो एक ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि भाई इसमें डेथ भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना करें तो। बाकी और क्या क्या बीमारी लग सकती हैं, तो जैसे हमारा होता है नीमोसिस्टिक निमोनिया, ये हमारा एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो बेसिकली लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, तो ये एक बीमारी है। फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये हमारा एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो बेसिकली हमारी ब्रेन, आइज और अदर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। फिर हमारे कपोस्की सार्कोमा है, तो ये बेसिकली हमारे कैंसर का टाइप है, क्योंकि देखो जो हमारा HIV है ना, एड्स है, उसमें कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कैंसर हो गया तो भाई डेथ करने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक हमारा कैंसर का टाइप है जो बेसिकली हमारे स्किन, लिम्फ नोड या फिर अदर ऑर्गन से कनेक्टेड है। ये मैंने आपको सार्कोमा वाला पहले भी बताया था। बाकी जो हमारे यहाँ पे लिम्फोमा है, ये हमारा एक इम्यून सिस्टम का कैंसर होता है, यानी कि इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए इम्यूनिटी में ही हमारे कैंसर हो जाता है, तो ये तो और डेंजरस हो गया। तो ये 2 मेन कैंसर हैं जो हमारे इसकी वजह से, HIV और एड्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए तो TB, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांस है, और ये हमारे बेसिकली लंग्स या बाकी चीज़ों को अफेक्ट करता है। फिर हमारा कैंडिडियासिस, ये हमारा एक यीस्ट इन्फेक्शन होता है जो हमारे माउथ, थ्रोट और वेजाइना में हो जाता है। फिर वेस्टिंग सिंड्रोम में क्या होता है बेसिकली कि हमारा जो वेट है वो लॉस होता रहता है, हमारे मसल्स बेकार जाते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं रहता और हमारा वजन कम रहता है। बाकी और कुछ जैसे इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर हार्ट की डिसीज हो सकती है, कैंसर होने के चांस है, पल्मनरी लंग्स की डिसीज और बोन डिसऑर्डर, तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो हमें होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि भाई ये चीज़ें हमें एड्स और HIV के बाद हो सकती है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस के बारे में, कि आखिर अगर एड्स हो जाता है तो उसको कैसे होगा, आखिर वो डेवलप कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बहुत सारे वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो मैंने आपको जैसे बताए थे, यहाँ पे हमने बात की थी इटियोलॉजी के बारे में कि हमारे इन सब वजह से हो सकता है। HIV वायरस हो गया, किसी से ट्रांसमिट हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ब्लड ट्रांसमिट, या मदर से चाइल्ड, जेनेटिक फैक्टर या इम्यूनिटी डाउन, तो इन सब किसी फैक्टर से क्या होगा कि HIV जो इन्फेक्शन है या जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो जैसे ये क्या होगा, HIV बॉडी में एंटर कर जाता है, यहाँ पे अंदर आने के बाद जो वायरस है ना वो अपने आप को रेप्लीकेट करेगा, और रेप्लीकेट कहाँ करता है, जैसे वो हमारे बॉडी में जाता है वो हमारे इम्यून सेल्स के पास
चला जाता है। अब इम्यून सेल्स जैसे हमारे हेल्पर टी सेल्स हो गए, मैक्रोफेज हो गए या फिर CD4 सेल्स हो गए, ये हमारे लिम्फोसाइट्स वाले सेल हैं। तो यहाँ पे समझो जैसे मान लो ये हमारे लिम्फोसाइट सेल है, तो एज अ रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो HIV जो वायरस है वो क्या करेगा, इन पे जाके अटैच हो जाता है और इन सेल्स के बाद जैसे जाके अटैच हो जाता है, पहले तो वो एक था, एक दो थोड़े कम थे, लेकिन वो क्या करेगा, वहां जाके वो धीरे धीरे अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो जैसे ही जो हमारा HIV वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट करके क्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। तो उसके बाद क्या करता है, वो इन्हीं के ऊपर आया, इन्हीं के ऊपर अटैच हुआ और इन्हीं के ऊपर अपने आप को बढ़ा रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। यानी कि मान लो अगर एक HIV हमारे बॉडी में आया था, तो जैसे वो इम्यूनिटी में आया, ढेर सारे HIV में कन्वर्ट होने लगता है। जब ढेर सारे HIV वायरस बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे, देन हमारे जो CD4 सेल्स थे या जो हेल्पर टी सेल्स बाकी के सेल थे, उन सबको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको मारना शुरू कर देंगे। जिनके ऊपर आके चिपके, यानी कि वो है जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया इन्होंने, CD4 सेल्स के पास आए और उन्हीं को जाके इन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया। डिप्लीशन मतलब होता है डिलीटेशन, यानी कि उनका कम हो जाना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि हमारा जो CD4 सेल्स थे, टी सेल्स थे, ये भी हमारे आ जाते हैं। तो ये सब सेल्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब ये सब हमारे कम हो जाएंगे तो यही तो वो थे जो हमको बचा रहे थे। तो जैसे ये कम हो जाते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी हमारा कम हो जाएगा और हमें उसमें डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और जब हमारा इम्यूनिटी अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं, ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो जैसे ही देखते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की कमजोरी है, इम्यून सिस्टम कम है, ये तुरंत हमारी बॉडी में आके इन्फेक्शन करने लगते हैं। और ये कौन कौन से थे, तो ये जो हमारे ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे हमारे एक तरह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जैसे हमारा कैपोसी सार्कोमा एक कैंसर है, लिम्फोमा हमारे कैंसर है, ये बाकी सारे ये मोस्टली हमारे क्या है, कैंसर का ही एक टाइप्स होते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में बेसिकली क्या है कि वो बीमारी जो हमें अपॉर्चुनिटी पाती है हमारे बॉडी में, जैसे कमी हुई इम्यूनिटी की, तुरंत हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने लगते हैं। तो वो होते हैं और हमारे ओवरऑल क्या होगा, हमारे जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और जैसे ही हमारे ऑर्गन डैमेज होंगे, ये इन्फेक्शन होंगे, हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप हो जाता है, जैसे कैपोस्की सार्कोमा, लिम्फोमा। और जैसे ही कैंसर डेवलप होगा हमारी बॉडी में एड्स तो ऑटोमेटिक डेवलप हो ही चुका है, क्योंकि एड्स एक्चुअल में क्या है, एड्स हमारा नन अदर देन इट इज अ मतलब एंट्री ऑफ HIV वायरस इन आवर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी में आ जाते हैं HIV वायरस और इम्यूनिटी जैसे हमारी कम हो जाती है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम जैसे हमारा डिक्रीज हो जाता है, यही हमारा एड्स कहलाता है। और इसकी वजह से हमें ढेर सारे ऑर्गन डैमेज, इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, कैंसर डेवलप होगा और यही हमारा एड्स है। और ये एडवांस स्टेज में हो जाता है, जाते जाते हमारा HIV इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें एडवांस स्टेज में हो जाता है। और जैसे ही ये अगर हम इसको ट्रीट नहीं करवाते हैं, दवाई वगैरह नहीं लेते, तो डेथ के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो ये चक्कर है बहुत ज़्यादा इस पूरे एड्स का। और कैसे होगा अगर पूरा देसी में समझे, तो जैसे कोई भी अनसेफ सेक्स करता है या किसी को कॉन्टैक्ट में आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज आता है, मदर से चाइल्ड में आता है, इन सब वजह से HIV बॉडी में आएगा। बॉडी में आके CD4 सेल इनके पास बेसिकली आएगा, बाकी हेल्पर टी सेल ये सब भी होंगे, इनके पास आके अपनी संख्या को बढ़ाएगा और बढ़ा के इन्हीं को डैमेज कर देगा। और जैसे ये डैमेज होंगे, हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इम्यूनिटी कम हुई तो हमारी बॉडी में और बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, और बीमारी होते होते लास्ट में हमारी बॉडी में कैंसर हो जाता है। कैंसर बेसिकली कैपोसिटी लिम्फोमा होगा, लिम्फोमा हमारा जो इम्यून सिस्टम का कैंसर है। और जब ये कैंसर हो जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी पूरी डैक है, तो हमें ये एड्स की मतलब कैटेगरी में हम आ जाते हैं, एड्स डेवलपमेंट। और लास्ट में अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो HIV एंटीबॉडी टेस्ट एक होता है, जो मतलब सिंपल मैंने बताया था, आप किसी भी पैथोलॉजी में जाओ, एंटीबॉडी टेस्ट है, आपका हल्का सा ब्लड लेके उसमें डाल दिया जाएगा, पता चल जाएगा। फिर वायरल लोड टेस्ट होता है, यहाँ पे वायरल का मतलब पूरा चेक करते हैं वायरस वगैरह का। और CD4 सेल काउंट भी चेक करते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं मतलब समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ट्रीटमेंट में बात करें तो ये हमारा एक रेट्रो वायरस है, तो एंट्री रेट्रो वायरल थेरेपी देते हैं, जिसमें हम ड्रग्स वगैरह यूज़ करेंगे। ये सब कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कैंसर थोड़ा ठीक हो। फिर सपोर्टिव केयर करना है, और जो रिस्क फैक्टर है, कॉजेज हैं, उन सबसे हमको बचना है, जो मैंने आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ पे आपको प्रिवेंशन में क्या करना है, जो भी आपको सेफ चीज़ें हैं उनको ध्यान करना है, रिस्क फैक्टर को कम करना है, अनप्रोटेक्ट सेक्स, ये सब चीज़ें आपको कम करनी है। तो आई होप आपको इस एड्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग में देखा क्योंकि लॉन्ग में आता है ये। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है इसके बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चलिए अब हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब ये जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TB बोलते हैं। अब TB एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा भाई TB तो नहीं है, कहीं TB तो नहीं है। तो TB का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आप लोगों को खांसी है और वो खांसी अगर आपको 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या फिर 1 महीने से ज़्यादा देर कर हो जाती है, तो समझ लेना कि वहाँ पे TB के चांस होते हैं। यानी कि TB ट्यूबरक्लोसिस एक एक्चुअल में वो बीमारी है जिसमें जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो अफेक्ट हो जाते हैं, और जिस वजह से हमको खांसी आती है, बार बार कफ
कफ आती है, सांस लेने के लिए हम खांस करते हैं, और वो खांसी अगर हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है तो चांस समझ लो कि टीबी होने के चांस होते हैं। तो सिंपल बात की जाए तो ये हमारा एक इन्फेक्टिव डिसीज है। इन्फेक्शन एक्चुअल में क्या होते हैं, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्फेक्शन सिंपल क्या होते हैं कि वो किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर किसी पैरासाइट या फिर किसी फंजाई की वजह से होते हैं। तो अगर इनमें से किसी की वजह से कोई चीज होती है तो उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टियस है। और ये सब एक्चुअल में क्या होता है कि इनके स्प्रेड होने के चांस भी होते हैं, तो इसीलिए इसको इन्फेक्टिव डिसीज बोलते हैं। बाकी जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये हमें एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस रखा जाता है, क्योंकि ये हमारे उसी बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। बाकी ये एक्चुअल में करता क्या है, तो जैसे हमारी बॉडी में ये एंट्री करता है ना, ये हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है। कहाँ करता है, लंग्स, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और बाकी बॉडी के और भी पार्ट हैं जैसे हमारा ब्रेन या किडनी, उनको भी अफेक्ट करता है। अब ये चलता कैसे है ना, मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो ये हमारा, आपको पता है, पूरा माउथ है और ये हमारी बॉडी है। अब बॉडी के बाद ये हमारे इधर क्या है, लंग्स है हमारे, ठीक है, सिंपल यार समझ लो यहाँ पे। और ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैकिया आता है। तो अब ट्रैकिया आने की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा जैसे इनहेल है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहीं से हमारा जो मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा वो है बैक्टीरिया, वो यहाँ से एंट्री कर जाता है। और एंट्री करके हमारे इनके थ्रू आएगा और हमारे लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में जाने के बाद हमारे जो एल्वलाइज हैं, ये बेसिकली हमारे होते हैं जिससे सांस लेते हैं, उनमें चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एक तो इधर आ गया तो हमारे जो लंग्स हैं, इन लंग्स को डैमेज करेगा। तो ये पहली प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी जो सबसे सीरियस और डेंजरस प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हमारा एल्वलाई से, आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड के थ्रू हमारे ये कनेक्ट होता है, और ब्लड में एल्वलाई क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को बाहर लेता है, जो CO2 को वापस छोड़ता है, यहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अब जो अगर बैक्टीरिया हमारा यहाँ पे आ गया, एल्वलाइज के पास आ गया, तो वो क्या करेगा, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है उसके साथ में ये जो हमारा बैक्टीरिया है मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी छोड़ सकता है। और अगर ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में चला गया तो ब्लड में जाने के बाद क्या है, हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। और इसी वजह से क्या है कि ये हमारे लिए एक सीरियस खतरा हो जाता है, सीरियस डैमेज कॉज करेगा। और उस केस में ये हमारे ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, हमारी किडनी तक भी पहुंच सकता है, और बॉडी के बाकी पार्ट भी। तो इसीलिए हमारे ब्रेन, किडनी और एक्स्ट्रा चीज़ों को भी डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए इसका टाइम से इलाज कराना, मतलब देखा था यार, हर किसी का टाइम से इलाज जरूरी है, तो इसका टाइम से इलाज कराना जरूरी है। और इसको चेकअप कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने बोला, अगर आपको खांसी 1 महीने से ज़्यादा तक हो रही है तो आप सिंपल समझ लो कि ये टीबी के लक्षण होते हैं। बाकी ये फैलता कैसे है, तो सिंपल है कि जैसे हमने वहां पे अभी तक बात कर रहे थे, ये जैसे 2 पर्सन है, तो इसमें क्या है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, ठीक है, ओरली नहीं फैलता। लेकिन जो हमारा टीबी है ना, वो बेसिकली कैसे फैलेगा, जैसे ये बंदा है और ये है, अगर ये मान लो पास आके बात कर रहे हैं, तो आपको बताया कि जब हम बात करते हैं ना, हमारे माउथ से कुछ कुछ ड्रॉपलेट इस तरह के हल्के हल्के वाटर के वो निकलते रहते हैं। कभी कभी हमारे से, सबके से मतलब निकलते हैं थोड़ा बहुत वाटर का वो। और तो अगर ये जो सलाइवा का, वाटर का, पानी का कुछ भी निकलता है ना, तो उसके अंदर हमारे ये मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब जैसे इसने यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्टेक्टली, जब मान लो इसने छींक दिया या इसने खांस दिया, जब हम खांसते या छींकते हैं ना, तो हमारा जो पार्टिकल है वो थोड़े टाइम के लिए इधर हवा में आ जाता है, ठीक है। अब ये सामने वाला बंदा क्या है, ये भी सांस ले रहा है, तो अगर क्या हुआ, इनमें से कोई सा भी ड्रॉपलेट, 1-2 ड्रॉपलेट भी अगर इसके यहाँ पे चला गया, सांस ले रहा है, अंदर चला गया, तो इस बंदे से क्या हो गया, इस बंदे को भी वो बीमारी, जो इन्फेक्शन था, वो फैल जाएगा। तो इस तरह हमारी जो टीबी वाली बीमारी है वो बेसिकली फैलती है कि इस बंदे को मान लो है ये, अगर हमारा इन्फेक्टेड है, तो अगर ये बंदा छींक देता है, खांस देता है, तो वो बीमारी हमारी इससे इसमें जा सकती है। तो यही है कि ये हमारी स्प्रेड कैसे होती है, जब कोई भी पर्सन है जिसके पास एक्टिव टीबी है, जिसको एक्टिव टीबी है, मतलब ऑलरेडी टीबी है, वो अगर या तो खांस दे या छींक दे या थूक दे कहीं पे, या किसी से बहुत ही क्लोजली कांटेक्ट होकर बात करे, तो इस केस में जो है, इस नॉर्मल बंदे, इस इन्फेक्टेड बंदे से इस नॉर्मल बंदे को जो है इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। और जो कोई अगर ज़्यादा खांस वास आपको दिखाई दे रहा है, तुरंत आप या तो उससे थोड़ा दूर हो जाओ या फिर मास्क वगैरह लगा सकते हो। भाई सेफ्टी करनी है अलग, ऐसा भी नहीं कि भाई धुतकार दो, भाई ऐसे भी नहीं करना है, भाई बेइज्जती भी नहीं करनी है। थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करो कि भाई हो सकता है कोई चांस हो, तो थोड़ा सा कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखो और मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये हमारी 2 तरह की टीबी देखने को मिलती है, एक होती है लेटेंट टीबी और एक होती है एक्टिव। अब देखो, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ मतलब इसमें क्या है, तो जैसे क्या है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ चुका है, किसी भी बॉडी में बैक्टीरिया आ चुका है, लेकिन वो उस बंदे को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि बैक्टीरिया आके अपने आप को ग्रो कर रहा है। उस टाइम पे बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन नहीं किया है, कोई खांसी वगैरह कुछ नहीं है लंबे टाइम तक, तो ये लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है। लेकिन एक्टिव क्या होता है कि अब जो हमारा बैक्टीरिया था वो अपने आप को एक्टिव कर चुका है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुका है, और मल्टीप्लाई करके वो बाकी के सिम्टम्स लेके आएगा, जैसे खांसना और वो सब करना। मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले बैक्टीरिया अंदर पहुंच गया लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, तो उस केस को हम लेटेंट बोलते हैं। लेकिन जैसे वो अब मल्टीप्लाई कर चुका है, अपने आप को बढ़ा चुका है, तो अब वो क्या करेगा, बॉडी में जाके
खांसना, छींकना और बहुत ही ज़्यादा और सिम्टम्स कॉज करेगा, बंदे को इन्फेक्ट कर चुका है, तो उस केस को हम बोलते हैं एक्टिव टीबी, यानी कि अब जो हमारी टीबी है वो एक्टिव हो चुकी है। बाकी इसकी एटियोलॉजी क्या है कि कैसे ये बीमारी हो सकती है, तो वही सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारा बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो एक स्मॉल एरोबिक होता है ऑक्सीजन वाला नॉन मोटोलाइट बैक्टीरिया, और ये हमारा 16 से 20 घंटे में अपने आप को डिवाइड करता रहता है। तो ये बैक्टीरिया होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से हमें टीबी होती है। बाकी ये क्या होता है, किसी कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि किसी बंदे को टीबी है अगर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर है, जैसे किसी को HIV, एड्स, कैंसर, इम्यून सप्रेसिव ड्रग है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कॉम्प्लिकेशन में कि भाई जो एड्स अगर किसी को होगा तो वो टीबी भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि जो हमारा HIV या एड्स है वो एक रीज़न हो सकता है कि भाई हमें क्या है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, और इसी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से हमको जो है टीबी जैसी बीमारी हो सकती है। बाकी यहाँ पे अगर कोई बंदे की एज हो रही है, कोई ज़्यादा एल्डर होता जा रहा है या यंग हो रहे हैं, उनमें चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो पुअर लिविंग कंडीशन है, बहुत ही ऐसी लोकल जगह वो रहते हैं, किसी को मतलब कोई हाइजीन वगैरह नहीं है, कुछ गंदगी सारा कुछ है, उनको होने के चांस है। बाकी माल न्यूट्रिशन यानी कि बहुत ही खाना पीना कम खा रहे हैं और बहुत ही कमजोर है सारा कुछ, तो अब ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो अगर वही है, कोई 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा के लिए खांस रहा है, अगर किसी को क्रॉनिक कफ हो गया यानी कि खांसा ज़्यादा टाइम के लिए आ रही है खांसी, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई खांस रहा है तो उसका जो म्यूकस आता है थोड़ा खांसी ना, अगर उसमें ब्लड आ गया तो भाई और चांस है। बाकी सीने में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्टनेस हो सकती है, बाकी थकावट वगैरह और वेट लॉस, कमजोर वेट होना धीरे धीरे, फीवर का आना और रात में पसीना आना और एकदम ठंड लगना, तो ये कुछ चक्कर हैं जो हमारे इसकी वजह से हो सकते हैं। क्या हो गया, आपको खांसी हो रही है 3 हफ्ते से ज़्यादा, आपका जो खांस रहे हो तो भाई ब्लड आने के चांस रहते हैं, म्यूकस वगैरह आ सकती है, फिर आपके सीने में दर्द हो रहा है, आपको बहुत डिस्कम्फर्टनेस लग रहा है, आप कमजोर हो गए हो, आपका वजन कम हो रहा है, आपको फीवर हो सकता है, रात में पसीने आ सकते हैं या फिर ठंड लग सकती है, तो चिल्स एकदम बहुत ज़्यादा ठंड, तो ये सब हमारे कुछ साइन सिम्टम्स हैं और इस बैक्टीरिया की वजह से मेनली हो रहा है। बाकी अब इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें कि आखिर कैसे और क्या होता है, तो जैसे ये हमारा पूरा मतलब लंग्स वगैरह है, तो ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये इनहेल हो जाता है, हमारे बैक्टीरिया अंदर आ जाता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो ये किसी के माउथ के थ्रू क्या होगा, बैक्टीरिया हमारा अंदर आ गया, और जब अंदर आएगा तो हमारे क्या लंग्स में चला जाता है। तो लंग्स में जाने के बाद ये हमारे जो एल्वलाइज होते हैं, जो एक्चुअल मैंने बताया जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि एल्वलाइज है जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, CO2 को वापस बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो इसी से एक्चुअल में हम सांस ले रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, एल्वलाइज के पास पहुंच जाता है, और जब एल्वलाइज के पास पहुंच जाता है हमारा ये, तो अब हमारी जो बॉडी है उसको लगता है कि भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ है, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी का पार्ट तो है नहीं, तो वहाँ पे हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना वो यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है और एक्टिवेट हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उसके जो T सेल्स हो गए, CD4+ CD8 वाले सेल्स हो गए, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारा ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे सारी फाइट होती हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्टिवेटेड T सेल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गए हमारे, और जो हम फाइट कर रहे हैं बैक्टीरिया हो गया, तो इन सब की वजह से यहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है। ग्रेनुलोमा मतलब थोड़ा सा इस तरह का मास फॉर्म हो जाएगा, और वो हमारा एक्चुअल में इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी कि जो हमारा मास फॉर्म हो गया वो हमारा क्या करेगा, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन करेगा, जो हमारा मतलब इनिशियली क्या होगा, लेटेंट है, यानी कि हमें वो नहीं दिख रहे, सिम्टम्स नहीं दिख रहे, लेकिन वो देन बाद में रीएक्टिवेट हो जाता है और हमें एक्टिव टीबी कॉज कर देता है। तो देखा जाए ना, एक्चुअल में जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ द बीमारी हैं उनमें आधा बीमारी को बढ़ावा देने में हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, यानी कि जो हमारी इन्फ्लामेशन है, इम्यूनिटी है, वो एक्चुअल में बचाने के लिए है, लेकिन वही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कॉज कर देती है। लेकिन उसका बचाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो इससे लड़ने नहीं आएगी तो जैसे हमें बीमारी होती है लेकिन हम ठीक हो जाते हैं ना, जैसे ये ट्यूबरक्लोसिस है टीबी, तो हम उससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर क्या हो वहीं पे हमारे इम्यून सिस्टम ना आए तो वो बैक्टीरिया वायरस क्या करेगा, पूरा यहाँ से फैल के पूरी बॉडी में फैल जाएगा और हमारी पूरी बॉडी को खत्म कर देगा। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम का जरूरी है हमारी बॉडी के लिए आना, लड़ना, और थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट होते हैं उनसे तो भाई हमें देखना ही पड़ता है। तो अब इस पूरे टीबी वाले केस में क्या हुआ है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो मान लो, तो अगर वो छींक देता है, खांस देता है या बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट में बात करता है, तो उससे जो हमारा मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम सॉरी, वो हमारे यहाँ इन्फेक्ट कर देगा, अंदर आके हमारे लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में जाके हमारे एल्वलाइज के पास चला जाएगा, तो एल्वलाइज के जो मैक्रोफेजेस वाले सेल्स हैं वो इसको मतलब बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लेते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। अब इम्यूनिटी क्या करेगी, उससे लड़ने के लिए अपने जो T सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये सब भेज देते हैं। तो इन सबसे क्या होगा, हमारा पूरा वहाँ पे एक इन्फेक्शन इकट्ठा हो जाता है। तो जब तक वो हमारा रुका हुआ है तब तक हम उसको लेटेंट बोलेंगे, हमको इफेक्ट नहीं हो रहा, और जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि अपनी आर्मी बनाता है।
लेकिन बाद में क्या करेगा, वो आर्मी जब बहुत ज़्यादा बन जाएगी तो वो हमारे सब इम्यूनिटी सब चीज़ को मार मूर के अपने आप को एक्टिव फॉर्म में ले आता है, और उसी को हम एक्टिव टीबी बोलते हैं, जो आगे जाके हमें क्रॉनिक खांसी वगैरह करेगी और वेट लॉस करेगी, फैटिगनेस, थकावट, ये सारी चीज़ें करती है। बाकी इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी स्प्रेड है, यानी कि अगर ये हमारा जो लंग्स में है उससे हमारा बाहर भी फैल सकता है, तो ये सबसे बड़ा खतरा होगा। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल, यानी कि हमें सांस लेने वाला पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। मेनिंजाइटिस होने के चांस है, यानी कि जो हम मेनिंजाइटिस हमारे सर वगैरह में दर्द होता है वो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल जॉइंट्स और जॉइंट पेन हमें हो सकता है। बाकी ब्लड विजन, हमको धुंधला दिखाई दे सकता है। बाकी हमारे किडनी वगैरह में भी अफेक्ट हो सकता है। बाकी इसको ट्रीट करने के लिए पहले जो इसके प्रिवेंशन में क्या है, इसकी वैक्सीनेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मास्क वगैरह लगा सकते हैं, बाहर लोगों से कॉन्टैक्ट हम थोड़ा कम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर ले सकते हैं। अब एंटी ट्यूबुलर जो ड्रग्स आते हैं वो हमारे आइसोनियोजाइड हो गया, रिफेम्पिसिन हो गया, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड्स हो गए, तो ये हमारे कुछ दवाइयां हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टीबी के बारे में अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो देखो आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक होता है यूरिनरी सिस्टम। अब इस यूरिनरी सिस्टम का मेनली काम पता है क्या होता है, जैसे हमारा जो भी ब्लड है वो सारा का सारा ब्लड हमारा इनके थ्रू क्या होता है, इस किडनी में जाता है, और किडनी के अंदर हमारे पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स, और इन नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है कि वो क्या करेंगे, जो भी हमारा ब्लड आ रहा है ना उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, और उसको फिल्टर कर करके जो भी हमारे ब्लड के अंदर का वेस्ट होता है उन सबको क्या करेगा, यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, यूरिन में कन्वर्ट करता है। और वो सारी की सारी यूरिन क्या होती है, यहाँ से क्या होता है, हमारे इस ब्लैडर में आ जाती है, और ये ब्लैडर क्या करेगा, देन यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को वापस बाहर निकाल देता है, यानी कि वेस्ट में चली जाती है। तो इस तरह हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम काम करता है। अब ये यूरिनरी सिस्टम का जो पूरा का पूरा ये ट्रैक्ट है, यानी कि यहाँ से ये आए और इधर हमारा किडनी हो गया, किडनी से इधर गया ब्लैडर, फिर यहाँ से बाहर, इस पूरे को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा पूरे यूरिनरी सिस्टम का एक ट्रैक्ट है, यानी कि इसके थ्रू हमारी बॉडी से जो है जो भी हमारा यूरिन है या वेस्ट है ब्लड का वो बाहर जा रहा है। अब यूटीआई एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये हमारे होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है ना, अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी अगर हमारा वो हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इन्फेक्शन है मेनली वो हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो नीचे से अगर देखें तो या तो हमारा यूरेथ्रा में हो सकता है, या हमारे ब्लैडर में हो सकता है, या यूरेटर्स में हो सकता है, या फिर किडनी में हो सकता है। तो ये 4 जगह हमारा जो है इन्फेक्शन होने के चांस यहाँ पे मेनली रहते हैं। तो वही हमारा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई, कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी जो इन्फेक्शन है वो अगर हमारे इन 4 जगह में से कहीं पे हो जाता है तो उसी को हम यहाँ पे यूटीआई बोलते हैं। अब ये जो हमारे यूटीआई है इन्फेक्शन है, ये मेनली हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम होता है ई कोलाई, ठीक है। और एक और बैक्टीरिया जैसे हमारा स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिस है, तो मोस्टली देखा जाए ना तो ये हमारा इसी कोलाई यानी कि ई कोलाई की वजह से होता है। बाकी और भी हमारे जैसे वायरस वंदई वगैरह होते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 90% प्लस केसेस हमारे इसी बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई की वजह से देखने को मिलते हैं। बाकी एक और बात है कि ये मोस्टली जो है वुमेन्स में कॉमन होता है अदर देन मेन, यानी कि ये मान लो कि अगर 8 जब मतलब मान लो कि अगर एक किसी आदमी को ये केस हो रहा है तो उस समय तक जो है 8 फीमेल्स में ये केस देखने को मिल सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये, चलो मैं आपको आगे बता दूंगा कि फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है ये। बाकी ये हमारा जो है 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। पहला होता है लोअर यूटीआई, सेकंड होता है अपर यूटीआई। तो लोअर में सिंपल है कि अगर वो हमारा यूरेथ्रा या फिर ब्लैडर यहाँ तक अगर इन दोनों में से किसी में होता है तो उसको हम लोअर यूटीआई बोलते हैं। और ये बेसिकली जब यूरेथ्रा में हो तो इसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, ब्लैडर में हो तो इसको सिस्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और जब भी कभी आपने सुना होगा सिस्टाइसिस, तो कभी इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सिस्टाइसिस यहाँ पे बोल देते हैं। और ये हमारा मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये कम खतरनाक होता है, लेस सीवियर होता है। लेकिन जो अपर यूटीआई है वो मेनली हमारा यूरेटर्स और किडनी में होता है। किडनी वाला तो बहुत खतरनाक होता है हमारा। तो अगर इन दोनों में कहीं पे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं अपर यूटीआई इन्फेक्शन, और किडनी में होता है उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा सबसे डेंजरस हो जाता है। तो जो अपर यूटीआई है वो हमारे सबसे ज़्यादा सीवियर यानी कि खतरनाक होते हैं, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी होती है। तो वैसे तो रोकना चाहिए कि यहाँ तक ना पहुँचे, यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो भाई ट्रीटमेंट वगैरह अच्छे से कराओ, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी एटियोलॉजी के बारे में बात करें कि आखिर ये क्यों हो सकती है, तो मोस्टली ये हमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया में मोस्टली हमारा होता है ई कोलाई। ई कोलाई का नाम होता है स्कैरिसिया, तो स्कैरिसिया कोलाई, इसी को हम शॉर्ट में ई कोलाई बोलते हैं। तो अराउंड 90% केसेस हमारे जो है वो इसी ई कोलाई की वजह से होते हैं यूटीआई के। इसके अलावा अगर किसी को जेनेटिक फैक्टर है यानी कि फैमिली हिस्ट्री हो गया, या कुछ ऐसे कोई फैक्टर मतलब कोई ऐसे ड्रग ले रहा है जो बैक्टीरिया वगैरह को बढ़ाते हैं या इंड्यूस कर देते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक वगैरह वैसे रोकते हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगा फीमेल वाले केस में, ठीक है। हमारा पूरा हाइजीन यानी कि क्या है कि लोग जैसे अपने जो मतलब वॉशरूम वगैरह करते हैं या ऑडी वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उस टाइम पे अच्छे से उसको साफ वगैरह नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही उठा रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं,
तो उस चक्कर में भी बैक्टीरिया के ग्रो होने के, बैक्टीरिया फैलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भाई आपको यहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन अच्छे से, मतलब सैनिटाइजेशन में प्रॉपर साफ सफाई रखनी है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह जो करते हैं तो उससे भी एक चांस होते हैं इसके फैलने के। बाकी कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज, किडनी स्टोन, तो इन सबसे भी फैलने के चांस रहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो लोअर यूटीआई में अगर ये इन्फेक्शन होता है, जो नीचे वाला पार्ट है, तो सबसे ज़्यादा क्या है कि ये हमारा ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है। तो यहाँ पे सबसे कंडीशन होती है बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, यानी कि जब आप यूरिनेशन कर रहे होते हैं, आप सब अपना मतलब पेशाब वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ना बहुत ही जलने वाली मतलब सेंसेशन होती है, जैसे आग लगी हो। उसके बाद बहुत ही जल्दी जल्दी आपको मन करेगा कि भाई अभी करके आऊँ, अभी करके आऊँ, अर्ज एकदम लगेगी आपको यूरिनेट करने की। तो ये है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो यूरिन निकलेगी वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होगी, बादल जैसी, और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होगी, यानी कि बहुत ही कड़क स्मेल आ रही होगी जो सहन नहीं होती कई बार में। तो ये लोअर के हैं कि लोअर वाला मेनली जो है यूरिन से कनेक्टेड है। जो अपर यूटीआई है अगर वहाँ चला जाता है तो वहाँ बेसिकली अलग, जैसे फीवर आएंगे, चिल्स, ठंडक बहुत लगेगी, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, और आपके बैक साइड यानी कि जो पेल्विक एरिया, रेक्टल एरिया, पीछे वाला थोड़ा बैक साइड, ये सब साइड बाई साइड, यानी कि आपके साइड में और बैक साइड यहाँ पे आपको पेन होगा। तो ये आपके अपर यूटीआई के लक्षण हो सकते हैं। तो ये हमारे सिम्टम्स हो गए कि ये चीज़ें होने के चांस रहेंगे। बाकी ये बीमारी फैलती कैसे है, तो देखो सिंपल है कि यहाँ पे सबसे पहले जो बैक्टीरिया है ना उसकी होती है एंट्री, यानी कि बैक्टीरिया एंटर करता है कहाँ पे, इस वाले यूरेथ्रा वाले पार्ट में। अब देखो ये फीमेल्स में क्यों सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो वेजाइना होता है ना, मैंने वैसे यूनिट 5th कराई है उसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें मैंने अच्छे से बताया भी है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो जो वेजाइना होता है ना वहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, फ्लोरा आपने सुना होगा। तो वो बैक्टीरिया वगैरह जो पाए जाते हैं ना, तो उनके चांस रहते हैं कि अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन ना हो, अच्छे से वहाँ साफ सफाई ना करें, अच्छे से वाइपिंग ना करें, अच्छे से उसको क्लीन ना करें, और अच्छे कपड़े कॉन्टामिनेटेड क्लॉथ मतलब नहीं पहनने हैं, जो गंदे वाले होंगे वो नहीं पहनने हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उस वजह से जो मतलब आपको बताया यूरेथ्रा होती है, उसी के जस्ट नीचे हमारी वेजाइना पाई जाती है। तो वेजाइना में से वो वाला बैक्टीरिया क्या है, यूरेथ्रा में एंट्री कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे बैक्टीरिया हमारे आ सकते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया जैसे ही एंट्री कर जाते हैं या तो वेजाइना से, या फिर जो जीआई ट्रैक्ट होता है वहां से, या फिर सराउंडिंग एरिया से, पूरे से क्या होते हैं बैक्टीरिया एंट्री कर जाते हैं। और एंट्री बैक्टीरिया जैसे ही करते हैं वो क्या करेंगे, कॉलोनाइजेशन करते हैं। कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है, अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आएंगे अपने आप को यहाँ पे बढ़ाना है और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम यही है कि बैक्टीरिया एंट्री करेगा, जैसे ई कोलाई हो गया, के निमोनिया हो गया, सैसोफ्रा हो गया, ये अपने आप को इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है वो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट वॉल पे चिपकने लगते हैं। यानी कि सबसे पहले वो क्या है, यूरेथ्रा से यहाँ से अटैच होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से अटैच होना इसकी वॉल पे पूरा शुरू हो जाते हैं। अटैच जब होना शुरू हो जाते हैं तो ये अपने आप को बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या है कि ये डैमेज कॉज करेंगे। यानी कि हमारे स्टार्टिंग में हमारे इनिशियल पार्ट यूरेथ्रा और ब्लैडर में डैमेज करेंगे, ऊपर चले गए तो हमारे यूरेटर्स और किडनी में डैमेज करते हैं। तो इस तरह ये हमारे क्या है, किडनी मतलब डैमेज करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करने का मन करेगा, बार बार आने का मन करेगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से होता है ये। तो जब ये पूरा हो जाता है देन इसके बाद हमारी इन्फ्लामेशन होती है। और इन्फ्लामेशन क्या होगी, क्योंकि अब हमारा जो है, जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि हमारा बैक्टीरिया आ चुका है, इम्यून सिस्टम आएगा और अपने यहाँ पे यूरेथ्रा और जगह जाकर लड़ाई करेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होती है। और लास्ट में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हमारा वो असेसन करता है, इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया ऊपर वाले डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब ऊपर मूव करेगा तो वो यहाँ पे जाके क्या करेगा, अपर यूटीआई इन्फेक्शन भी करेगा। यानी कि सबसे पहले वो यहाँ पे क्या करेगा, ब्लैडर में जाएगा, और उसके बाद वो अपर यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करेगा। जैसे किडनी में चला गया तो प्यालो नेफ्रोटाइसिस हो गया, और यूरेटस में चला गया तो यूरेटाइटिस हो गया। तो ये वाली बीमारी वो कॉज करेगा, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में एंट्री टाइम पे ही हमें क्या है, लोअर वाला हो जाता है, जो बहुत ही ईजी हो, मतलब इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन अगर इसको हम टाइम से ना रोके तो वो हमारा अपर इन्फेक्शन कॉज करता है, अपर वाला पॉलीनेफ्राइटिस और यूरेटाइटिस ये कॉज करता है, और ये हमारे थोड़े डेंजरस होते हैं, और इसी को हम यूटीआई बोलते हैं। और ये रिकरेंट यूटीआई एक तरह से बोल सकते हैं कि बार बार हमें यूटीआई के एक तरह से अटैक सा पड़ता है, हमको एकदम पेन वगैरह होगा, जो आपको बताया फीवर, चिल, पेन और बैक साइड पड़ेगा। बाकी ये बार बार यूरिनेशन करने के और ये सब दिक्कत हमको लगेगी। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि भाई ये तो कॉमन नहीं है ना, अगर ऐसा कुछ होता है आपको तो आप एक बार जो है थोड़ा सा चेक कर सकते हो, थोड़ा वेट करके चेक कर सकते हो, भाई ऐसा तो नहीं है, क्लाउडी या स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन तो नहीं आ रही, आपको बार बार यूरिन तो नहीं लग रही, अर्ज तो नहीं लग रही, या आपको सेंसेशन या जलन वगैरह तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो भाई, तभी बीमारियों से बचा जा सकता है, इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो ये नॉर्मली अगर हम पूरे एक बार पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो कोई भी जो हमारा बैक्टीरिया है, मोनली ई कोलाई, ये सब क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे
इधर से यूरेथ्रा में एंट्री कर जाते हैं। अब या तो ये लेडीज की वेजाइना से या बॉयज़ के रेक्टल वगैरह पार्ट से, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट होते हैं, या फिर बाहर के किसी एनवायरनमेंट से, या कहीं से जो सैनिटाइज अच्छे से नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कपड़े गंदे आपने पहने, तो उन सब की वजह से क्या है ये हमारा एंट्री कर जाता है। एंट्री करके यहाँ जाएगा और यहाँ जाके वो इन्फेक्ट मतलब डैमेज वगैरह कॉज करेगा, धीरे धीरे पूरा यहाँ जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम हमारा बचाएगा और इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, वो इन्फ्लामेशन और हमें बीमार करेगा, और जो बैक्टीरिया है वो हमारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो यहाँ आया यूटीआई लोअर वाला किया, यहाँ गया अपर वाला किया, और ये बहुत डैमेज है। तो दोनों ही केस में हमको जो है यूटीआई देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो स्टेप आप याद रखना, कॉलोनाइजेशन, स्टिक, यहाँ पे अधेशन एक तरह से स्टिक बोलते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, और लास्ट में असेशन होता है। असेशन मतलब बैक्टीरिया ऊपर की साइड जाएगा और लास्ट में हमें यूटीआई देखने को मिलता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो रिकरेंट यूटीआई यानी कि यूटीआई बार बार ये आपको सिम्टम एकदम देखने को मिलेंगे, किडनी डैमेज या फिर फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक और है यहाँ पे ब्लड इन्फेक्शन, क्योंकि देखो जो किडनी है वो ओवरऑल यहाँ लास्ट में क्या है, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, यानी कि फिल्टर होकर जा रहा है। तो अगर जो बैक्टीरिया है वो हमारा अगर यहाँ से कनेक्ट हो गया, ब्लड में कनेक्ट हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से खतरनाक बैक्टीरिया हैं। और जब डेंजरस हो जाएगा तो हमें ब्लड पॉइजनिंग या फिर ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, और इसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। और अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह है तो प्री मैच्योर बर्थ होने के चांस बढ़ जाते हैं इस बीमारी में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो आपको जो है गुड हाइजीन मेंटेन करनी है, और पानी ज़्यादा पीते रहना है, मतलब ड्रिंक वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियो, जिससे आपका जो बाहर निकलता रहेगा और हो सकता है बैक्टीरिया वगैरह बाहर निकलता है। मेडिकेशन में बात करें तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लूकोनाजोल, इन सब का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी तो ये सब दवाइयाँ डॉक्टर को दिखा के वही प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा। तो आई होप आपको इस यूटीआई के बारे में भी अच्छे से जो है समझ आ गया हो। तो मेनिंजाइटिस एक्चुअल में क्या होता है, तो जैसे सिंपल अगर देखा जाए तो मेनिंजाइटिस से अगर हम वर्ड देखें, क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, मेनिंजस प्लस आइटिस। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और मेनिंजिस हमारी क्या होती है ना, मेनिंजिस एक हमारी लेयर होती है। अब जैसे हमारे ये ब्रेन आपको दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, इस ब्रेन के ऊपर इस तरह की हमारी ट्रिपल लेयर पाई जाती है। तो इस ट्रिपल लेयर को ही हम यहाँ पे क्या है, मेनिंजस बोलते हैं। अब ये जो हमारी मेनिंजस लेयर होती है जो हमारे ब्रेन को कवर करती है, मतलब इसको ऐसे समझो कि मान लो ये हमारा ब्रेन है, ये पूरा पूरा ब्रेन है, तो इस ब्रेन के ऊपर क्या है, हमारी ये मेनिंजस लेयर पाई जाएगी। और मेनिंजस लेयर ना 3 लेयरों से बनती है। किससे बनती है, 3 लेयर से बनती है। तो ये मेनिंजस होगी, और इस मेनिंजस के ऊपर देन हमारा होता है स्कल, जो आप लोग ऐसे करोगे पूरा, तो ये हमारा देन इसके ऊपर होता है स्कल, और इसके ऊपर देन हमारे हेयर पाए जाते हैं। तो देखा जाए हेयर हटा दो, फिर इस स्किन को हटा दो, उसके बाद ये स्कल को हटा दोगे, तो आपकी जो लेयर निकल के आएंगी 3, उसको हम बोलते हैं मेनिंजस। अब ये मेनिंजस लेयर जस्ट हमारे ब्रेन के ऊपर होती है, और ब्रेन में सीएसएफ पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये जो 3 लेयर है ना, वो हमारे ब्रेन को बचाने का काम करती है। मेन क्या है, हमारे ब्रेन को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि ये जस्ट उसके ऊपर होती है। अब यही क्या होता है कि जो हमारी ये है मेनिंजाइटिस है, इसमें क्या है, मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाती है। यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारी 3 लेयर आपको दिख रही है, इन 3 लेयरों में हो जाती है इन्फ्लामेशन, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है कि हमको ढेर सारी बाद में जैसे बहुत ही भयंकर सर दर्द होगा, हमें फीवर वगैरह आ सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेनिंजाइटिस है उसकी पहचान क्या होती है कि अगर आपको फीवर, मतलब अगर आपके सर में दर्द है और वो बंद ही नहीं हो रहा, भयंकर दर्द है, तो एक चांस होता है कि मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। चांस है, इतना ऐसा नहीं होता कि इजीली हो जाती है, इसके भी चांस होते हैं। ठीक है, बाकी जो मेनिंजाइटिस है वो मेनली बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगाई की वजह से होता है। तो इनके चारों में से किसी के भी इन्फेक्शन अगर ये हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, तो इनकी वजह से ये बीमारी होने के चांस रहती है। ठीक है, बाकी जो मेनिंजाइटिस है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारी मेनिंजाइटिस है, अब आपको यहाँ दिखा दूं मैं एक बार, इसको जूम करो, ये मान लो ब्रेन है, ये ऊपर का स्केल है, तो इसको अगर जूम करेंगे, ये ब्रेन का पार्ट हो गया। अब इसके जो ये सबसे अंदर है, बिल्कुल ही ब्रेन से चिपक के लेयर है, उसको हम बोलते हैं पिया मैटर। क्या बोलते हैं, पिया मैटर। और जिसपे इनर मोस्ट लेयर होती है, फिर जिसके ऊपर वाली होती है इसको हम बोलते हैं एराकनॉइड मैटर, और ये हमारा मिडिल वाली लेयर होती है, और इसके ऊपर जस्ट पाई जाती है हमारी ड्यूरा मैटर, और ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। और इन तीनों को जब मिला देते हैं तब हमारी जो है मेनिंजस लेयर बनती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट हमारा आ जाता है, तो वो क्या करेगा, इस मेनिंजाइटिस पे क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करता है, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। और इसके इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या है कि इसमें हमारी क्या देखने मिलेगी, एक तो स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग हो जाएगी, अगर ये फूल जाएगी तो क्या होगा, ये हमारी फूलेगी, तो जगह क्या करेगा आगे, अगर ये फूलती है तो हमारी क्या करेगी, ब्रेन पर प्रेशर कॉज करती है। तो हमारे ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर क्या है, प्रेशर कॉज करती है। ठीक है, क्योंकि जो मेनिंजाइटिस है वो सिर्फ हमारे ब्रेन के ऊपर नहीं होती है, ये मेनिंजाइटिस जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको भी ये प्रिवेंट करती है, उसको भी बचा के रखती है। तो दोनों पर ही क्या है, प्रेशर कॉज करती है। इसके अलावा क्या है कि अगर ये पूरी फूल जाती है तो इसकी वजह से क्या है, डिस्ट्रप्शन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा ब्लड फ्लो है या ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन के पास अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, और एट लास्ट क्या है कि हमारे जो ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो ये प्रॉब्लम है जो हमारी यहाँ पे मेनिंजाइटिस की वजह से देखने को मिल जाती है।
तो अब आप एक देसी समझ चुके होंगे कि जैसे हमारा ये ब्रेन है और ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर हमारा CSF पाया जाता है और इस CSF के ऊपर बेसिकली हमारी ये 3 लेयर पाई जाती हैं जिसका नाम क्या होता है, पिया मैटर, आर्किडॉइड और ड्यूरा मैटर। और इन तीनों को मिला के हम मेनिंजस मेम्ब्रेन बोलते हैं या लेयर बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और ये एक तरह से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है। अब अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई क्या होता है, अगर इन्हीं पर आ जाता है तो वो इधर क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और इधर इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि ये हमारे स्वेलिंग, प्रेशर कॉज करेंगे ब्रेन पे और इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन टिश्यू है वो डैमेज हो सकती है और हमें जो है ब्लड की और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। तो ये मेनिंजाइटिस का सारा है। अब इसकी इटियोलॉजी देखा जाए कि आखिर क्यों हो सकती है, तो इसके लिए मेन जो रीजन है वो बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया में हमारा एक होता है निसेरिया मेनिंजाइटाइटिस, एक हमारा होता है एम ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा टीबी के लिए था, फिर हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये हो सकता है, न्यूमोकोकस या हमारा एच इन्फ्लुएंजा। वायरस में देखा जाए तो हमारा एंटेरो वायरस या इसको इको वायरस बोल सकते हैं, HIV वायरस से भी ये बीमारी हो सकती है, हर्प सिंप्लेक्स वायरस इससे भी हो सकती है। फिर कुछ फंजाई के बारे में बात करें तो हमारा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, फिर हमारा कैंडिडा स्पीसीज। तो देखो ये नाम आपको ज़्यादा नहीं तो एक ये याद कर लेना, ये तो आपको याद हो ही जाएगा और एक आध और सिंपल याद कर लेना। इसमें ये HIV याद हो जाएगा, इसको याद कर लेना और इसमें ये याद कर लेना। तो 4-5 नाम आप याद कर लेना इटियोलॉजी में लिखने के लिए, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो सिम्टम वही है कि अगर ये बीमारी किसी को होती है तो सबसे ज़्यादा सर में दर्द होता है, भयंकर वाला पेन बहुत खतरनाक होता है और एकदम होगा, अचानक से होने लगेगा, कभी कभी लगातार भी होता है, तो ये पेन होता है। उसके बाद फीवर देखने को मिलता है, वॉमिटिंग होने के चांस रहते हैं और स्टिफ नेक, आपकी गर्दन एकदम अकड़ने सी लगेगी, आप इसको मूवमेंट कराओगे तो बहुत ही कड़क, ऐसा लगेगा जैसे पत्थर की गर्दन आपकी होती जा रही है। फिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको लाइट से सेंसिटिविटी होगी, यानी कि आपको लाइट देखे बहुत अजीब लगेगा, इसको बोलते हैं फोटोफोबिया, यानी कि लाइट से डरना, तो आपको बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको वो। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो आपको जो है हियर लॉस, यानी कि आप सुनने की क्षमता कम हो सकती है, आपको सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आपकी मेमोरी इंपेयर्ड हो सकती है और सीजर्स वगैरह, सीजर्स मतलब वही दौरे वगैरह पड़ना। फिर यहाँ हाइड्रोसेफलस क्या होता है कि आपके ब्रेन में फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपकी किडनी फेल होने के चांस हैं, शॉक वगैरह और लास्ट में डेथ होने के चांस भी होते हैं, तो ये भी एक डेंजरस सिचुएशन है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो या तो आप वैक्सीनेशन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी मेनिंजाकोकस कॉन्जुगेट वैक्सीन आती है। आपको अपना हाइजीन प्रॉपर रखने जिससे बैक्टीरिया वायरस लगे ना, और आपको मेनिंजाइटिस जो पेशेंट्स हैं उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी इसके लिए जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए दवाई आती हैं जैसे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या फिर एंटी फंगल दवाइयों का यूज़ कर सकते हो। बाकी इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, आपको देख के पता चल जाएगा थोड़ा सा बंदा कैसा होगा क्या होगा। एक लंबर पंचर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, तो बंदे के यहाँ से वर्टिब्रा के बीच में थोड़ा सा इंजेक्शन डाला जाता है बहुत देख के, जिससे गैप ज़्यादा होता है तो वहाँ इंजेक्शन डालेंगे, उसके CSF वाले फ्लूइड को निकालेंगे और CSF वाले फ्लूइड को चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस ना हो। अगर कुछ होता है तो समझ लो ये प्रॉब्लम है, नहीं है तो फिर सारा कुछ ठीक है। बाकी ब्लड कल्चर, CT स्कैन, MRI इन सबसे भी हम जो है चेक कर सकते हैं ब्रेन का। अब इसकी अगर पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें, हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट देख लिया, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ठीक करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, आखिर इसको पता कैसे, मतलब होता कैसे, डेवलप कैसे होता है। तो ये बेसिकली मैंने 7 स्टेप में रखा है आपको सिंपली बनाने के लिए। सबसे पहले होता है इन्फेक्शन, यानी कि जो कोई हमारा पैथोजेंस है, या तो बैक्टीरिया या फिर वायरस या फंजाई हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि उसकी एंट्री हो जाएगी। देन उसके बाद वो होता है स्प्रेड, यानी कि अब वो जो होगा हमारी बॉडी में एंट्री कर गया तो वो ट्रैवल करता है मेनिंजस के पास, कहाँ पे, हमारी जो मेनिंजस लेयर है ना उसके पास ट्रैवल करता है। अब जैसे ही वहाँ पहुँच जाता है उसके बाद वो उसके जो सेल्स है हमारे, ये जो पिया मैटर इन सबके जो सेल्स होंगे वहाँ पे जाके वो स्टिक हो जाता है, यानी कि अटैच हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अधेशन। और जब अटैच हो जाएगा देन वहाँ पे जो पैथोजेंस है वो इन्वेड करेगा, यानी कि वहाँ पे अटैक शुरू करेगा। और जब अटैक करेगा तो वहाँ पे आपको पता है कि इन्फ्लामेशन होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी गड़बड़ होगी और इस चक्कर में हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्सेस कॉज करेगी और इम्यून रिस्पॉन्स जब कॉज आएगी तो हमें वहाँ पे और इन्फ्लामेशन होगी और जब इन्फ्लामेशन और ज़्यादा होगी वहाँ पे स्वेलिंग, प्रेशर, डिस्ट्रप्शन, ये डैमेज आएगा। तो इन सब वजह से हमारा वहाँ पे डैमेज हो जाएगा, यानी कि जो हमारी मेनिंजस की लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो ऊपर होगी। और जब ये पूरी डैमेज हो जाएगी तो इसी को हम यहाँ पे ब्रेन डैमेज या फिर इसकी वजह से हमें सीजर्स, या अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो डेथ कॉज कर सकते हैं। तो यही एक्चुअल में जो डैमेज हमारा पूरा है इसी को हम क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, यानी कि हमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था बहुत ही सिंपल पैथोजेनेसिस। तो अब अगर एक बार मैं बिल्कुल सिंपल आपको डिफाइन कर दूं कि मेनिंजस क्या था, तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फ्लामेशन ये सब क्या हमारी बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री करके धीरे धीरे ट्रैवल करते करते वो हमारे मेनिंजस यहाँ लेयर तक पहुँच जाता है। यहाँ लेयर तक पहुँचने के बाद क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, धीरे धीरे पैथोजेंस को चिपकाएगा, फिर उनसे अटैक करवाएगा और इन्फ्लामेशन करेगा और इन्फ्लामेशन के बाद हमारे इम्यून सिस्टम आएगा, वो इसको बचाएगा और इन्फ्लामेशन करेगा। और इन सब चक्कर में हमें यहाँ डैमेज हो जाता है और इस डैमेज की वजह से क्या है कि हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना वो भी हमारा क्या हो जाता है, डैमेज। और ये आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा वाले ड्रग को और हार्मोन चीज़ों को रोकता है। तो जब ये डैमेज
डैमेज हो जाएगा तो एंट्री और बढ़ जाएगी लोगों के ब्रेन के लिए, तो ये हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। तो ये था पूरा का पूरा हमारा मेनिंजाइटिस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइफाइड के बारे में, ठीक है। तो टाइफाइड को हम जो है टाइफाइड फीवर नाम से भी जानते हैं। आप जो है इनको ना कंपैरिजन में भी याद कर सकते हो, जैसे हमने पहले पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो इसको टीबी में मेनली क्या होता है कि हमको खांसी हो जाती है 3 से ज़्यादा हफ्ते के लिए। मेनिंजाइटिस में हमारा सर दर्द होता है भयंकर वाला, और जो टाइफाइड है ना उसमें हमको मेनली फीवर आ जाता है और बहुत ही तेज फीवर आ जाता है। तो टाइफाइड एक ऐसी कंडीशन है जो हमारा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये भी हमारी एक डिसीज है, और ये मेनली हमें बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और इसको शॉर्ट में एस टाइफी बोलते हैं, और इसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइफाइड हमारी वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 104 डिग्री तक बुखार चला जाता है, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चला जाता है, और वो एक सीरियस सिचुएशन है। बोलते हैं ना भाई बहुत ही हाई फीवर है, और उस कंडीशन में लेके डॉक्टर के पास वगैरह जाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? सीरियस कंडीशन, और वो टाइफाइड फीवर का एक लक्षण है, यानी कि चांस हो सकता है कि इतनी तेज बुखार में हमें टाइफाइड या फिर बिडाल इसको हो सकता है। बाकी ये मेनली क्या फैलता है? तो जो टाइफाइड है ना उसके पीछे फैलने का सबसे बड़ा रीजन होता है कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर। और ये मेनली आप बोल सकते हो कि जो हम लोग बाहर का खाते हैं ना, तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाता है, फास्ट फूड वगैरह खाता है, या ऐसी जगह खाता है यहाँ थोड़ी हाइजीन की कमी है, गंदगी वगैरह ज़्यादा है, तो उस केस में ये टाइफाइड फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बाकी ये जो मेनली होता है ये कहाँ पे ऑकर होता है? तो जो मतलब ह्यूमंस होते हैं उसकी जो इंटेस्टाइन वाली वॉल्स होती है वहाँ पे होता है। बाकी कैसे क्या होता है ये आपको आगे समझ आएगा। तो अगर इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली हमें बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी की वजह से हो जाता है, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसको आप थर्ड सेम में पढ़ोगे। बाकी ये हमारा मेनली स्प्रेड क्या होता है? एक होता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, डायरेक्टली जो आप खाना पीना बाहर का खाते हो, अगर उनमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, उनमें कुछ भी वो है तो हो सकता है। और ये मेनली हमारा फीसल या फिर ओरल रूट से होता है। अब इसको ना मैं थोड़ा सिंपली करके आपको समझा देता हूँ। अब आप लोगों ने वो सुना होगा भाई खुले में शौच नहीं करना चाहिए, यानी कि खुले में जो वॉशरूम वगैरह जाता है वो नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? अब जैसे मान लो ये एक तालाब है, सिंपल यहाँ पे पानी है। अब क्या हुआ, लोग गए खेत के पास है भाई, तो लोग यहाँ पे करने के लिए गए। अब भाई प्लीज़ आप वो मत लेके आना कि हमारे तो पर ज़्यादा गांव में सब ऐसे ही करें, नहीं होता भाई। ये चांस होते हैं, ये मतलब मुझे सिर्फ बताना कि स्प्रेड होने के चांस क्या होते हैं। तो जैसे मान लो ये तालाब है और कोई यहाँ पे गया, तो हल्का होकर आपको बताया वहीं के वहीं सोच लेते हैं। तो जब उसने वहाँ पे क्या किया, अपने आप को धोया, तो थोड़े बहुत जो फीसेस के पार्टिकल है वो इस वाले पानी में मिल जाते हैं। अब ये क्या हो गया, अगर मान लो जिस बंदे ने ये काम किया, अगर मान लो उसको इन्फेक्शन हो बाई चांस, नॉट कंपलसरी, अगर बाई चांस उसमें क्या होगा बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, या अगर उसको मतलब विडाल या कुछ भी टाइफाइड के लक्षण होंगे, तो वो बैक्टीरिया इस पानी में मिल जाएगा। देन अगर कोई और बंदा आया जो नॉर्मल वाला था, वो इससे जब अपने धोएगा तो आपको बताया कि उसको ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। बाकी बहुत जगह ऐसे होते हैं जो नालों का पानी ये है, तो कई जगह आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि जो मतलब फास्ट फूड वाले वहीं के वहीं धो देते हैं। हर कोई नहीं भाई, हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स मिलती हैं जिसमें ये देखने को मिलता है। तो ऐसी थोड़ी सी गंदगी वगैरह चीज़ों से क्या होता है, इसके फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको फीसो और ओरल रूट बोलते हैं। अगर कोई इधर सुबह सुबह मतलब फ्रेश होकर अपने आप को साफ कर रहा है तो वो फीसस रूट से हो सकता है, और जो ओरल रूट है कि कोई ऐसी चीज़ें खा लेता है, अगर उसके बैक्टीरिया वगैरह चला गया तो होने के चांस है। बाकी वही है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी फीसेस या फिर उसकी यूरिन से भी ये चीज़ें फैल जाती हैं। अब ये गंदगियों से फैलता है, ऐसे मत सोचना कोई डायरेक्ट किसी के फीसेस को टच नहीं करना, ऐसे ही थोड़ा बहुत कॉर्नर में फैल जाता है। बाकी इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि इससे आपको बचना कैसे और क्या क्या चांस हो सकते हैं। तो पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी अगर कहीं पे साफ सफाई कम है या हाइजीन की कमी है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्राउडेड लिविंग एरिया, अगर आप बहुत ही ऐसी लिविंग वाली कंडीशन रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है तब ये दिक्कत हो सकती है। वाटर सप्लाई अगर कॉन्टामिनेट हो जाती है तब हो सकता है। और लैक ऑफ वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन वगैरह कम यूज़ हो रहे हैं तब हो सकता है। बाकी अगर आप लोग थक रहे हो ना, तो भाई एक काम करो ना, यहाँ पे मैं टाइमिंग सबके दे दूंगा या आप में से कोई दे देना, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आप जो है लेक्चरों को देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि 1.5 घंटे का बनाया तो आप एक बार में ही सारा देखो। बाकी अगर कोई बंदा वीडियो को पूरा एक बार में देखता है तो भाई कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो अब बात करें अगर हम सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड के बारे में, तो सबसे पहला वही है कि इसमें हमारा फीवर रहेगा और जो हाई टेम्परेचर होगा, यानी कि अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सर दर्द यानी कि हेडेक वगैरह होगा, और भूख का कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके बाद फैटिगनेस यानी कि बहुत ही वीक कमजोरी सी लगेगी, और मसल्स में मतलब पेन वगैरह पूरा होगा। पेट में भी दर्द हो सकता है, चेस्ट कंजेशन, चेस्ट एकदम ऐसे दबा सा लगेगा, और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के केस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे सिम्टम्स है टाइफाइड के। अब टाइफाइड एक्चुअल में होता क्या है, तो इसकी
पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें, बहुत ही सिंपल है। हमारा जो कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो इंजेक्ट या फिर एंट्री कर देगा बॉडी के अंदर। कैसे करेगा? या तो कॉन्टामिनेटेड फूड के जरिए या वाटर के जरिए या किसी बंदे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर हो जाता है तब हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, बैक्टीरिया का होगा जो नॉर्मल बंदा, मान लो ये इन्फेक्टेड है तो इस इन्फेक्ट के जरिए हमारा जो नॉर्मल बंदा है उसके अंदर ये चला गया बैक्टीरिया। अब जैसे ही अंदर जाएगा वो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, सबसे पहले वो उसका मेन जगह है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच के बैक्टीरिया अपने आप को कॉलोनाइज करेगा, यानी कि वहां पे अपने आप की ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद वो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वहां पे इन्वेड करेगा, यानी कि वहां पे अटैक करेगा और चिपक जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा कि आपको पता है इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, ये जो हमारी इंटेस्टाइन है और ये लार्ज है तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा ब्लड वेसल कनेक्ट होता है। तो अब जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और एक बार यहाँ चला गया तो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अब वो ब्लड के थ्रू क्या है बाकी की पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, जैसे लीवर, स्प्लीन, किडनी। और इन सबसे बचने के लिए, यानी कि जब बैक्टीरिया ने अटैक किया, चिपका और बैक्टीरिया ब्लड में गया, तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट करे, यानी कि इम्यून सिस्टम, और उसने क्या किया, मतलब इनसे लड़ने की कोशिश की, तो और इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलते हैं। और उन सब की वजह से जो नुकसान होते हैं उसी नुकसान को हम यहाँ पे टाइफॉइड बोल देते हैं, यानी कि जब इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा तो ये बहुत ही डेंजरस मतलब होता है। तो इस केस में क्या होगा, हमें सर दर्द होगा और फीवर हमें लगभग 104 डिग्री से ऊपर का आ सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन हमारी टाइफॉइड की कहलाती है। और टाइफॉइड अगर हो जाता है, उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो परफोरेट हो सकती है, यानी कि ये बैक्टीरिया पूरे उस इंटेस्टाइन को खत्म कर सकते हैं, हमें ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा बाकी ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, स्प्लीन में हमारा इन्फेक्शन फैल सकता है। और मेनिंजाइटिस रेयर केस में, यानी कि रेयर केस में कई बार सर दर्द हो सकता है। तो अगर ओवरऑल पूरी बात करें इस टाइफॉइड के बारे में, तो टाइफॉइड एक हमारा ऐसा फीवर होता है जो हाई फीवर होता है, जो लगभग 104 डिग्री तक जाता है। और ये मेनली हमें बैक्टीरिया एस टाइफी की वजह से होता है। और ये क्यों होगा, अगर हम किसी कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के सप्लाई में आ जाते हैं, हमारे अंदर आ जाता है कैसे भी, तो हमारी हो जाएगा। और ये करेगा क्या, मेनली हमारे एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ वो अटैक करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, फिर हमारे ब्लड में चला जाएगा, हमारे बाकी ऑर्गन को डैमेज करेगा। और इन सबके रिस्पॉन्स में हमारे इम्यून रिस्पॉन्स आता है जो इससे फाइट करेगा। और इन सब चक्करों में हमें इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, हमें डिफरेंट जैसे हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया, सर दर्द हो गया, फैटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसी को हम यहाँ टाइफॉइड कहते हैं। और अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमारी इंटेस्टाइन खत्म हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, बाकी इन्फेक्शन हो सकते हैं और मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकती है। प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो वैक्सीनेशन एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रिवेंट करने के लिए। ट्रैवल जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हाई रिस्क जिनको रहता है, क्योंकि भाई बाहर जितना ज़्यादा रहोगे तो वो होगा। बाकी सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको साफ सुथरा पीना है। और जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपको लग रहा है ये, तो उससे थोड़ा सा क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो सिंपल सा इसका एक टेस्ट आता है बिडाल टेस्ट, जो 150 रुपये में होता था, हमने एक टाइम पे किया था, तो ये हमारा है। बाकी ब्लड कल्चर, बाकी स्टूल टेस्ट, कई जगह पे स्टूल का भी टेस्ट करते हैं। स्टूल मतलब फीसेस होता है जो सुबह से निकालते हैं, तो कई जगह पे उसका भी किया जाता है। अब ट्रीटमेंट में बात की जाए तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। और बाकी आराम दो बंदे को ऑटोमेटिक रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रोक्साजोन और एजिथ्रोमाइसिन का हम यूज कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली हमारे टाइफॉइड के बारे में। बाकी अब बात करें हम लेप्रोसी के बारे में, तो ये भी हमारी एक इन्फेक्टिव डिसीज होती है और इसको हम जो है हैंसेंस डिसीज नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा होती है, यानी कि जैसे हमारी उसमें जो ट्यूबरक्लोसिस थी वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रही थी, ये हमारी लेप्रे की वजह से होती है और इसीलिए इसका नाम लेप्रे से लेप्रोसी बन जाता है। अब ये बेसिकली करता क्या है, यानी कि लेप्रोसी एक्चुअल में है क्या, अगर कोई पूछता है तो लेप्रोसी के केस में क्या होता है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है ना, ये हमारी बॉडी में जाके हमारी स्किन को डैमेज कर देता है, जो आपकी नॉर्मल स्किन है। और स्किन में कई जगह पे आपको घाव देखेंगे, यानी कि लीजन्स होता है घाव, कि आपको बहुत जगह घाव देखने को मिलेंगे। और ये सब जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। और इन सब की वजह से भाई अगर ये बिल्कुल ही लास्ट में सुधारा नहीं गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो वैसे ये इतने सीरियस नहीं होते अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये स्किन में, यानी कि आपके यहाँ पे जैसे कभी दांत खाद, खुजली, घाव वगैरह हो जाते हैं, तो ये उसी की कैटेगरी में थोड़े बहुत चले जाते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, इसको हम एसिड फास्ट वैक्यूलाइज बोल देते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया है एसिड फास्ट कैटेगरी का। और ये कैसे फैलता है मेनली, तो एक तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ड्रॉप से, जैसे हमारा देखो जितने है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो हमारा क्या था माउथ टू माउथ, यानी कि अगर ये बंदा है और ये है तो आपस में क्या है माउथ टू माउथ मतलब कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं, छींकना, खांसना, इन सबसे फैल जाता है। तो वही हमारा ये वाला है कि ये भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। दूसरा होता है कि कई जगह क्या होता है, जैसे स्किन है हमारी, ये स्किन मान लो तो कहीं पे कट वट गई, कहीं चोट
लग गया, तो अगर कहीं से स्किन ओपन हो जाती है तो उधर से हमारा बैक्टीरिया एंट्री करने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कोई कट हो गया, बाउंड हो गया, या कहीं पे ऑलरेडी लीजन्स वगैरह हैं, घाव हैं, तो उन जगह से मतलब हमारा बैक्टीरिया वो एंट्री कर सकता है। अगर हम किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी हमें गड़बड़ हो सकती है। तो ये इसके मतलब इटियोलॉजी है, कैसे क्या होता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से हम जाने, तो पहले ही बात है क्लोज कॉन्टैक्ट अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के में आते हैं, अगर हमारी आस पड़ोस की जगह सैनिटेशन और हाइजीन प्रॉपर नहीं है, अच्छी साफ सफाई नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, या जेनेटिक अगर हमारी फैमिली में हिस्ट्री में कुछ आता रहा हो तब होने के चांस है। अगर एज, ये मोस्टली हमारा क्या है, जो बच्चे होते हैं और जो यंग एज वाले उनमें मोस्टली देखने को मिलता है। बाकी पॉवर्टी मतलब गरीबी, और माल न्यूट्रिशन मतलब कमजोर, खाना पीना बहुत ही कम मिलना, तो इन सब दिक्कत से हमें ये लेप्रोसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब सिम्टम्स के बारे में बात करें तो वही है कि इसको पहचानना कैसे, तो आपकी स्किन में लीजन्स हो जाएंगे, मतलब घाव वगैरह, और एक तरह से पैचेस, इस तरह के आपको ये पैचेस देखने को मिलेंगे जगह जगह स्किन में, और इन सब की वजह से वो जगह पे आपको सेंसेशन लॉस हो जाएगी, यानी कि आपको वहाँ पे कुछ फील ही नहीं होगा कि भाई क्या कैसे हो रहा है। बाकी ये हमारा नम्बनेस इन अफेक्टेड एरिया वही है कि यहाँ पे जब आपको सेंसेशन फील नहीं होगा तो मान लो कि आपका सुन्न पड़ गई वो जगह, तो इस तरह का लगेगा। और ये बहुत कई जगह पे मतलब डेंजरस भी, जो आप लोगों ने सुना होगा ना, पहले चलता था बहुत ज़्यादा कि महामारी आ गई, ये आ गई, तो ये सब भाई अब इतना नहीं है। अब तो नॉर्मल लोगों को पता है भाई सबका इलाज पॉसिबल है, आप इसकी वैक्सीनेशन वगैरह दे सकते हैं और दवाई वगैरह करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी वही है, हमारे कई जगह पे येलो कलर के पेल मतलब थोड़े से येलो टाइप हल्के मान लो, और हमारे रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पे, यानी कि पूरा वो एक तरह से महामारी वैसी बीमारी आप समझ सकते हो कि स्किन में हमारी मेन ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी इसकी वजह से कई जगह पे आई प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्राइनेस, विजन लॉस, ये सब हो सकता है, नर्व भी डैमेज हो सकते हैं, और कई जगह पे थिक, स्टिफ और ड्राई स्किन देखने को मिलती है। बाकी ये सीवियर पेन यानी कि खतरनाक वाला दर्द भी हो सकता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो इसकी वजह से अगर ये मतलब ज़्यादा देर तक रहता है, इसको ट्रीट नहीं करते, तो ये हमारे नर्व्स को परमानेंट डैमेज कर सकता है, हमारे हेयर लॉस करा सकता है, हमारी मसल्स वीक हो सकती हैं, और हमारे हाथ पैरों में डिसेबिलिटी आ सकती है, यानी कि हाथ पैर चलना बंद हो सकते हैं, ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि नपुंसकता, और ये सब आप समझ रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम भी आ सकती है। बाकी डायग्नोसिस इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो एक स्किन बायोप्सी टेस्ट होता है, बाकी स्लिट स्किन सिमर टेस्ट होता है, लेप्रोमिन टेस्ट होता है, क्लिनिकल डायग्नोस देख के भी हमें डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें पता लगता है। जैसे स्किन है, मान लो ये हमारी स्किन है, देखा तो हम यहाँ देखेंगे ये कुछ भाई इस तरह के दाग लग रहे हैं, फिर इसके ऐसे टच करके देखते हैं कि कुछ फील हो रहा है, अगर बोलता है यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो समझ लो कि ये थोड़े बहुत चांस हो सकते हैं लेप्रोसी के। बाकी यहाँ थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि देखो किस तरह के हाथ वगैरह हो जाते हैं, ये मतलब एक सीवियर स्टेज में चले जाता है, थोड़ा दिखाने के लिए। तो इस तरह हमारी लेप्रोसी में ये निशान वगैरह आप देख सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह के थोड़े बहुत हमारे यहाँ पे पैचेस वगैरह बन जाते हैं स्किन पे, जैसे कुछ कुछ वो हो, ये रेड कलर, पेल येलो कलर, और स्किन लीजन्स, घाव वगैरह, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा कैसे क्या होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में, कि आखिर ये हो कैसे जाता है और डेवलप कैसे होता है। तो सबसे सिंपल सा फंडा पूरा देसी में समझो, हमारी पूरी बॉडी है, अब बॉडी में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या कहीं पे स्किन कटफट की वजह से ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है वो बॉडी में एंट्री कर जाएगा। बॉडी में एंट्री करते ही वो क्या करेगा, जो इम्यूनिसिटी का मतलब इम्यून सिस्टम के मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट सेल, आपको यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम में भी होता है, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें आपको पता होगा कि हमारा ये जो होता है यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, ये हमारा मतलब सेल, इसका वो होता है हमारा, यहाँ पे हमारा सेल बॉडी और सेल बॉडी का न्यूक्लियस, और ये हमारी एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर माइलिन सेल्स, और लास्ट में जाके हमारे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। तो ये पूरा होता है, तो जो आगे का पार्ट है इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस और इन डेंड्राइट सेल में जाके अटैक करते हैं, और वहां जाके अपने आप को ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनसे जो बैक्टीरिया आ गए तो इनसे बचने के लिए हमारी बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स भेजती है। अब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए हमारे टी सेल्स, मैक्रोफेज, ये सब ट्राई करते हैं इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, और इन सब लड़ाई की वजह से क्या होती है, हमारी इन्फ्लामेशन होती है, और हमारा एक ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रैनुलोमा फॉर्म में क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे एक तरह से क्या बन जाएगा, हमारे देखो मैक्रोफेजेस हैं, हमारे यहाँ पे टी सेल्स हैं, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो ये सब इस तरह करते करते एक हमारा उस जगह पे ग्रैनुलोमा थोड़ा सा इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। और जब ये फॉर्म हो जाएगा तो ये आगे चल के क्या करेंगे, भाई इन्फ्लामेशन हुई है, ग्रैनुलोमा फॉर्म हो गया, तो ये आगे चल के हमारे जो नर्व है उसको डैमेज कर देंगे, और जो भी हमारी स्किन वगैरह है वहाँ पे लीजन्स वगैरह कॉज करेंगे, और इन सब की वजह से वहाँ पे नंबनेस आएगा, हम सेंसरी लॉस कर देंगे, वहाँ पे मतलब सुन्न पड़ जाएगी जगह, क्योंकि वहाँ के जो नर्व्स है हमारे, यानी कि जो ये न्यूरॉन्स है वो अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो डैमेज हो चुके हैं, और उनके डैमेज की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के हमारे न्यूरॉन वगैरह काम नहीं करते, और वहाँ पे हमें सुन्न यानी कि हमें कुछ फील ही नहीं होता है, हम वहाँ के सेंसेस लॉस कर चुके होते हैं। और इसके बाद ये बैक्टीरिया हमारा और स्प्रेड हो जाता है नर्वस सिस्टम की तरफ, और लास्ट में जाके हमारा क्या और डैमेज करेगा, तो हमें लेप्रोसी हो जाता है, जिससे हमारी स्किन और नर्व ये डैमेज हो जाते हैं। वही हमारी स्किन पे घाव वगैरह हो गए, डैमेज हो गए। तो अगर ओवरऑल पूरा समझे कि भाई हमारा ये लेप्रोसी एक्चुअल में है क्या,
तो लेप्रोसी एक हमारी ऐसी बीमारी है जो एक तो इन्फेक्टियस है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। बाकी ये हमारी मेनली स्किन के ऊपर हो जाती है। अब स्किन और नर्वस सिस्टम है। अब क्या होता है इसमें कि जैसे हमारा कोई भी बैक्टीरिया है एम लेप्रेसी, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मान लो ये ऑलरेडी होगा, तो अगर वो या तो छींक देता है, खांस देता है, या उसकी स्किन डिजीज है, वो बैक्टीरिया अगर किसी नॉर्मल बंदे में एंट्री कर जाता है, तो जैसे ही बैक्टीरिया एंट्री करता है वो उस बंदे के मैक्रोफेज या डेंड्राइट सेल जो यहाँ पे होते हैं उस पर जाके अटैक करेगा, बढ़ावा देगा। और उससे बचने के लिए हमारी बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यूनिटी सेल जो हमारे वो लड़ेंगे, जैसे टी सेल्स, मैक्रोफेज, और ये सब ट्राई करेंगे कि बैक्टीरिया को मार दें या वो करें। तो इन सब की लड़ाई में हमें एक तो वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, सेकंड वहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाएगा। और जब ग्रेनुलोमा ये फॉर्म हो जाएगा ना, तो ये सब क्या करेंगे, ओवरऑल हमारे उस जगह के नर्व्स को डैमेज कर देंगे। और जगह के न्यूरॉन नर्व डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ पे हमें नंबनेस, यानी कि कुछ भी फील नहीं होगा, सेंसरी लॉस कर देंगे। और ये बैक्टीरिया अगेन हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या है, स्प्रेड करेगा। और फाइनली जाके हमें लेप्रोसी, यानी कि जिसमें हमारी स्किन और ये सब डैमेज हो जाएंगे, हमें ये देखने को मिलता है। बाकी आगे चल के और कॉम्प्लिकेशन वगैरह ये कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे अभी देख लिए थे कि हमारे नर्व डैमेज परमानेंट हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, बाकी हमारी स्किन वगैरह में तो डिफेक्ट आते ही हैं। बाकी इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो वैक्सीन हमारी आती है, तो BGC वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितनी जल्दी हम इसको पता कर लेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है, तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि ये छोटी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसी हल्की बीमारी है, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी में से एक है। बाकी इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, रिफेम्पिसिन, क्लोरोफेनेजोल और डेफ्राफेसन, और मल्टी ड्रग थेरेपी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब इसके बाद बात करें तो हमारी यहाँ पे सेकंड लास्ट डिजीज आती है साइफिलीज। अब जो साइफिलीज है ना, तो साइफिलीज और गोनोरिया ये दोनों की दोनों हमारी STD होती है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जो मेनली तब फैलती हैं जब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट में आता है, यानी कि सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आता है। तो यहाँ से जो बैक्टीरिया या वायरस है वो हमारा इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है और नॉर्मल बंदे को भी जो है बीमारी लग जाती है। तो ये हमारी साइफिलीज और गोनोरिया दोनों के लिए था। बाकी साइफिलीज के बारे में बात करें तो ये भी हमारी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये हमारी एक बैक्टीरिया ट्रैपिनोमा पैलिडम की वजह से होता है। ट्रैपोनेमा पैलिडम, यानी कि एक एक बैक्टीरिया ही मेनली कॉज करता है, तो उन्हीं का नाम आपको याद रखना। लेप्रोसी के लिए मान लेप्राई हो गया, साइफिलीज के लिए ट्रोपिनेमम पैलिडम हो गया। अब ये बेसिकली कब फैलेगा, जब कोई भी मतलब एक दो बंदा होगा किसी इन्फेक्टेड बंदे के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, वेजाइनल, एनल या फिर ओरल सेक्स के द्वारा अगर आता है तो। बाकी ये क्या होता है कि कई केस में जैसे प्रेग्नेंट है तो मदर से बच्चे के अंदर भी आ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये तो भाई अलग चीज़ है, ये जेनेटिक वाला, तो ये तो होने के चांस रहते हैं। बाकी इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो ये हमारा वही ट्रोपिनेमा पैलिडम की वजह से होगा। बाकी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफर हो जाए या फिर म्यूकस कांटेक्ट की वजह से भी हमारे ये मतलब ट्रांसफर हो सकता है। बाकी सिम्टम्स क्या है, तो वही है कि इसमें क्या होता है ना, मेनली जो हमारे जेनाइटल्स होते हैं, जैसे पेनिस वगैरह हो गया और लेडीज का वेजाइना वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है कि पेनलेस अल्सर और सोर, यानी कि हमारे अल्सर या फिर सोर होते हैं एक तरह से घाव वगैरह, वो डेवलप हो जाते हैं। और ये अल्सर आपको इस तरह के दिखेंगे, लेकिन ये दर्द नहीं कर रहे होंगे, ये सिर्फ आपको वहाँ पे देखने को पता चलेंगे, यानी कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। तो ये जेनाइटल्स वगैरह पे, यानी कि पेनिस वगैरह पे देखने को मिलते हैं। बाकी रेक्टल पीछे वाले पार्ट भी देखने मिलते हैं। बाकी कई जगह पे माउथ, मुंह वगैरह पे भी हो जाते हैं। और इन्हीं अल्सर या सोर को हम यहाँ पे चांसरे बोलते हैं, तो ये भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा कि चांसरे कब कैसे होते हैं, तो इसको भी याद रखना। बाकी सोर थ्रोट, गले में मतलब दिक्कत, फीवर, फैटिगनेस, हेडेक, ये सब, हेयर लॉस होने के चांस, जॉइंट पेन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर बहुत ही एडवांस स्टेज पे ला गया तो हमारे नर्वस सिस्टम में भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारे इसके सिम्टम्स होते हैं। बाकी अब बात करें कि आखिर ये हो कैसे जाता है, तो ये जो हमारा साइफिलीज है ना, ये हमारा बेसिकली 4 स्टेज में काम करता है। किसमें? 4 स्टेज में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कोई भी बंदा अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे के कांटेक्ट में आता है, सेक्सुअली कांटेक्ट हो गया या ब्रोकन स्किन वगैरह या बहुत ज़्यादा डीपली क्लोज आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन हमारे नॉर्मल बंदे में एंट्री कर जाएगा, यानी कि एंट्री ऑफ टी पैलिडम बैक्टीरिया, जो हमारा ये बैक्टीरिया है ट्रोपिनेमा पैलिडम, इसकी एंट्री हो जाती है। अब जैसे ये बॉडी में एंट्री करता है ना, सबसे पहले ये प्राइमरी लीजन्स करता है, यानी कि जो पेनलेस सोर और ये था ना, जो पहला हमारा सिम्टम था, ये सबसे पहली स्टेज में हमें देखने को मिल जाता है और ये कुछ हफ्तों तक हमारी चलती है। और इसके बाद क्या होता है, ये इसके बाद हमारा बैक्टीरिया जो है वो पूरे ब्लड में चला जाता है, ब्लड में हमारा मतलब सेवर हो जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद पहले ये जाता कहाँ है, इसको याद रखना है, ये हमारे जो नीचे जेनेटल वाला पूरा पार्ट है ना, जो हमारे मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनमें जाता है मेनली। उसके बाद ये हमारा पूरे ब्लड में स्ट्रीम में मतलब स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद देन हमें सेकेंडरी साइफिलीज होती है। अब सेकेंडरी में क्या होगा, मेनली रेजेस वगैरह, फीवर और नर्व, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद हमारी आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज हमारी डोरमेंट इन्फेक्शन होता है, यानी कि लेटेंट साइफिलीज बोलते हैं। इसमें मेनली क्या
क्या है, इन्फेक्शन हमारे अंदर है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है और हम लोग ठीक हो गए हैं, यानी कि ये डेंजरस है। सबसे पहले आपको ये मतलब पूरा देखने को मिलते हैं सिम्टम वगैरह, सेकंड केस में ये मिलेंगे, लेकिन थर्ड स्टेज पे आके ऐसा लगता है सब ठीक हो गया, कुछ है ही नहीं, हमारा डोरपेंट इन्फेक्शन हो गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो अंदर है। क्योंकि अब उसके बाद देन हमारा लास्ट बात आता है लेट स्टेज साइफिलिस, और ये बहुत ही डेंजरस होता है, सीवियर स्टेज होती है, और ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, बाकी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, हमारे हार्ट को डैमेज कर सकता है, और अगर इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो डेथ वगैरह होने के चांस रहते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये हमारे ट्यूमर वगैरह कॉज कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम वगैरह कर सकता है। बाकी इसके ट्रीटमेंट के लिए सिंपल सा है कि भाई सेफ सेक्स करो और कॉन्टैक्ट अवॉइड करो कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ, बाकी दवाई के रूप में एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो अब हमारी लास्ट डिजीज आती है पैथोफिजियोलॉजी की, वो है गोनोरिया। अब गोनोरिया भी हमारी एक एसटीडी डिजीज है, वो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती है। बाकी ये हमारी बैक्टीरिया नीजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है, यानी कि यहाँ पे नाम हमारा यही है, इसी बैक्टीरिया की वजह से ये नाम हमारा पड़ा है। और इधर हमारा नीजेरिया, कौन कहता है कि वायरस ही खतरनाक होते हैं, वायरस भी खतरनाक होते हैं, कोरोना वगैरह वजह से, लेकिन ये भी हमारी बहुत सारी बीमारी, यानी कि मोस्टली बीमारी हमें इन्हीं वायरसों की वजह से हो रही है। बाकी ये हमारा भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है, जैसे हमारा साइफिलीज में हो रहा था ये वाला टी पैलिडम, उसी तरह से हमारा ये होता है, ये भी वेजाइना एल ओरल एनल और ओरल सेक्स से, और ये मदर से चाइल्ड के अंदर भी जाता है। बाकी इसमें सिम्टम्स हमारे मेल्स और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल्स में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि जब यूरिनेशन वगैरह करेंगे तो जैसे यूटीआई में था वैसे होगा, लेकिन इसमें यूनिक क्या होगा कि इसमें डिस्चार्ज होगा पेनिस से, जो नहीं होना चाहिए वो होगा। उसके बाद पेनफुल स्वेलिंग होती है टेस्टिकल्स में, मतलब स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और वो दर्द वाली होती है। फीमेल्स में मेनली क्या होता है, इनके में अबडोमिनल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, जो मतलब नहीं होना चाहिए, फालतू में हो रहा है। फिर पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेट करते ना पेन, बहुत दर्द होगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में जो पेल्विक पूरा पेन हो सकता है, और ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड्स के बीच में, यानी कि पीरियड्स जब नहीं है उसके अलावा भी ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर, यानी कि ये कुछ हमारे सिम्टम्स हैं जो गोनोरिया वाले केस में होते हैं। बाकी एटियोलॉजी वही है कि ये हमारा इसकी वजह से होता है और सेक्चुअली कॉन्टैक्ट और मदर टू चाइल्ड के द्वारा फैलता है। बाकी अगर इसके बारे में और पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, अब ये क्या होते हैं, तो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट आपको पता है कि हमारे किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर ये सब होते हैं, और जेनिटल्स में वो जोड़ दो वेजाइना, बल्बा जो होता है लेडीज़ का, और मेल्स का जो पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, तो उसको जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब मतलब मेल्स का ये और जोड़ के और पूरा सिस्टम जोड़ के हमारा होता है। तो जो एन गोनोरिया हमारे यहाँ पे जो निसेरिया गोनोरिया हमारा बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि वो इनमें एंट्री कर जाता है, किसमें, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। अब एंट्री करके वो उसकी एपिथेलियल सेल पे जाके चिपक जाता है, और जब एपिथेलियल सेल पे चिपक जाएगा तो वहाँ पे करेगा वो अटैक, यानी कि इन्वेजन मतलब होता है एक तरह से अटैक करेगा, और अटैक करके अपने आप को मल्टीप्लाई करके बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। अब उनसे बचने के लिए हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्सेज देती है, और उस इम्यून रिस्पॉन्सेज की वजह से यहाँ पे होती है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन इधर हो रही है, बाकी जो हमारा बैक्टीरिया है वो तब तक बाकी के पूरी और बॉडी के पार्ट में भी फैल जाता है, और इन सब की वजह से हमें जो है गोनोरिया देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकती है। तो इससे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यहाँ पे, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, यानी कि इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेल्विक नीचे पूरा एरिया वहाँ पे इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता जैसी बीमारी हो सकती है। बाकी HIV ट्रांसमिशन के चांस बढ़ सकते हैं। बाकी मेनिंजाइटिस नाम की, यानी कि जो सर में वो होता है ना, उसमें भी दिक्कत हो सकती है, जो हेडेक सर दर्द होता है, हमारी मेनिंजस लेयर खराब हो जाती है। तो अगर ओवरऑल गोनोरिया में देखा जाए तो क्या कैसे हो रहा था, तो गोनोरिया एक हमारी ऐसी बीमारी थी जो बेसिकली क्या कर रही थी कि हमारे मतलब जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट को जाके डैमेज कर रही थी, यानी कि सिंपल देखा जाए तो हमारे यूरिनरी सिस्टम और जो जेनाइटल वाला पार्ट है वहां जाके नुकसान पहुंचा रही थी। तो गोनोरिया के केस में मेनली क्या हो रहा था कि ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से फैल रही थी, और जब भी कोई बंदा जो नॉर्मल वाला किसी इन्फेक्टेड से मिलता था तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया एंट्री कर जाएगा, और इस बैक्टीरिया के एंट्री करते ही क्या करेगा, ये उसके जेनिटल में एंट्री करके एपिथेलियल सेल से चिपके वहां जाके अटैक करेगा, और अटैक करके अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कर लेगा। देन उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा जो इम्यूनिटी है वो वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से हमको जो बाकी के कॉज देखने को मिलते हैं। बाकी बैक्टीरिया हमारा अगेन स्प्रेड करेगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। बाकी क्या क्या नुकसान, तो वही हमने देखा कि हमें यूरिनेशन के टाइम पे जलन होगी, और मतलब जो चाहिए नहीं अनवांटेड डिस्चार्ज होगा पेनिस से। बाकी टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ सकती है, और फीमेल्स के भी यूरिनेशन में पेन हो सकता है, एब्डोमिनल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं चाहिए तब। बाकी नुकसान वही है कि PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, HIV के चांस बढ़ सकते हैं, और मेनिंजाइटिस। इसको ठीक करने के लिए भाई 3
हमारी प्रिवेंशन है। आपको जो सेक्स करना है बहुत ही सेफ करना है, कॉन्डोम वगैरह का यूज़ करके रेगुलर टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर कराते रहो। बाकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब नहीं, अवॉइड करने हैं। अगर किसी को कोई सिम्टम्स है तो उसको अवॉइड करने हैं। मेडिकेशंस के लिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी सेफ्ट्रीटोक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा पैथोफिजियोलॉजी का। अब हमारा कंप्लीट हो सकता है। केयरवेल फार्मा की तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट और ढेर सारा प्यार केयरवेल फार्मा की तरफ से। बाकी कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, आपने अगर किसी ने पूरी देखी है तो बताओ कैसी लगी भाई, कमेंट करके बताओ। बाकी भाई भूल तो नहीं जाओगे हम लोगों को, ऐसा तो नहीं होगा भाई सिलेबस करा दिया अब कौन केयरवेल क्या है, याद रखना यार हम लोगों ने इतना किया। बाकी फ्री में ही हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर ही रहे हैं। हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in से आप ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अपलोड नहीं है तो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने दूसरे किसी सब्जेक्ट के बारे में। अब बताओ पहले HAP को कंप्लीट करें या फिर ऑर्गेनिक को करें, कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।